नमस्ते दोस्तों। अभी हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के बारे में जो कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के अंडर आता है। तो आज के डेट में अगर हम देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में बहुत सारे अपडेट्स आ चुके हैं, इंप्रूवमेंट्स हो चुके हैं और अमेंडमेंट्स भी आ चुके हैं, जैसे कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस में भी उसमें अपडेट हो चुके हैं। तो इसका रीजन क्या है, तो उसके बारे में हम जानेंगे कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज क्या क्या होती है जिसकी वजह से वहां पे हजार्ड्स क्या प्रेजेंट होते हैं और वहां पे रिस्क लेवल क्या हो सकती है और एक्सीडेंट होने के चांसेस क्या होंगे। तो इसीलिए आपको सबसे पहले कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के बारे में जानना जरूरी है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में जब भी आप कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो सबसे पहले एक्सकैवेशन एक्टिविटी यहाँ पे आ सकती है, जैसे कि कहीं पे डैम कंस्ट्रक्शन होगा, रोड कंस्ट्रक्शन होगा, ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन होंगे, या ऐसे अगर आप देखेंगे तो जैसे कि पाइपिंग इंस्टॉलेशन का यहाँ पे डायग्राम दिखाई देता है, जैसे कि आज के डेट में गैस पाइपलाइंस बहुत सारी जगह आपको इंस्टॉल करनी है, या फिर वाटर पाइपलाइन होती है, या फिर ऐसे बहुत सारे केमिकल्स की पाइपलाइंस यहाँ पे हो सकती है। तो वहां पर एक्सकैवेशन एक्टिविटी करना जरूरी है। तो एक्सकैवेशन एक्टिविटीज में आपको जो भी अलग अलग डिगिंग प्रोसीजर होती है, ड्रिलिंग प्रोसीजर्स होती है, या फिर आपको अलग अलग प्रोसेसेस इक्विपमेंट्स यूज करने पड़ते हैं, वहां पर अलग अलग लेवल पे रिस्क और हजार्ड्स वहां पे प्रेजेंट हो सकते हैं। तो एक्सकैवेशन एक्टिविटीज में आपको जैसे मालूम है कि एक पर्टिकुलर लेवल पे जैसे ही प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी वहां तक आपको डीप में जाना होगा। वहां पे ये डीपिंग करने के लिए या डिगिंग करने के लिए, ड्रिलिंग करने के लिए आपको अलग अलग हेवी इक्विपमेंट्स का यूज करना होगा और उसके बाद में फिर वहां पे इंस्टॉलेशन करना होगा। तो जितना आपको स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन चाहिए, जितना आपको रिजिड कंस्ट्रक्शन चाहिए, या फिर आपको एक पर्टिकुलर हाइट पे कंस्ट्रक्शन चाहिए, उस हिसाब से ये कैलकुलेशंस होते हैं कि आपको डेप्थ में कितना जाना है, यानी कि डिगिंग कितना करना है। तो स्ट्रक्चर कितना आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए उस हिसाब से फाउंडेशन फाइनलाइज होगा, या फिर अगर आपको किसी पाइपलाइंस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उसकी अगर एक्टिविटी करनी है, उसमें चेंजेस करने, मॉडिफिकेशन करने, रिप्लेसमेंट करने, तो वहां पर भी ये केसेस होती है एक्सकैवेशन की। जैसे कि अगर कोई वाटर पाइपलाइन पाइपलाइन खराब होती है या फिर रिपेयर करना है, उसको चेंज करना है, या फिर सीवेज की लाइन आपको चेंज करनी है, या फिर वहां पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो चुका है, तो वहां पर भी आपको शायद एक्सकैवेशन एक्टिविटी करनी हो सकती है। तो ड्रिलिंग करना, डिगिंग करना और वो पर्टिकुलर डेप्थ पे आपको जो भी एक्टिविटीज करनी वो सब एक्सकैवेशन एक्टिविटीज के अंडर आ सकती है। तो यहाँ पे मैनुअल ऑपरेशन भी हो सकते हैं कहीं पे, और कहीं पे हेवी इक्विपमेंट भी यूज करना पड़ता है, जैसे कि जेसीबी हम यूज करते हैं, या फिर एक्सकैवेटर हम यूज करते हैं, या फिर ड्रिलिंग मशीन यूज करते हैं, या फिर मैन्युअली भी वहां पे डिगिंग करते हैं। तो प्रोजेक्ट कितना है, कितना वर्क आपको करना है, उस हिसाब से वो मैनुअल करना है या फिर ऑटोमेटिक मशीनरीज से करना है या फिर इक्विपमेंट का यूज करना है, वो सब डिसाइड होता है। लेकिन ये एक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के अंडर एक्सकैवेशन एक मेजर एक्टिविटीज होती है। तो ये अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको एक्सकैवेशन एक्टिविटी करना जरूरी हो सकती है। अभी इसमें हजार्ड्स क्या क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि कहीं पे केव्स हो सकते हैं, या फिर जैसे कि हमने बताया कि वहां पे आपको डिगिंग करना है तो वहां पे स्लोप जनरेट हो सकता है, और जो भी मटेरियल वहां पे हो सकता है वो मटेरियल वहां पे जा सकता है जहां पर आप डिगिंग कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस में अगर यहाँ पे कोई स्टोन्स होंगे, या फिर अर्थ होगी, या मिट्टी होगी, या फिर कोई रॉक्स हो सकते हैं, अगर ऐसा कोई मटेरियल कोई एक्टिविटी की वजह से या हेवी इक्विपमेंट की वजह से या फिर रेनफॉल की वजह से या फिर कोई चीज की वजह से अगर ये यहाँ पे जाता है, तो जो भी वर्कर वहां पे काम करते हैं वो पर्टिकुलर डेप्थ में, उनके लिए ये पर्टिकुलर हजार्ड हो सकता है। तो ये मटेरियल भी हजार्ड हो सकता है, वो स्लोप भी हजार्ड हो सकता है, या फिर जो हेवी इक्विपमेंट्स या कोई भी जो एक्टिविटीज होगी वो भी वहां पे हजार्ड हो सकती है। तो ये भी अंडरग्राउंड में हम जो भी यूटिलिटीज यूज करते हैं, जैसे कहीं पर आपको ड्रिलिंग के लिए हाइड्रोलिक मशीनरीज यूज करना पड़ता है, या फिर इलेक्ट्रिक बेसिस पे जो पावर इक्विपमेंट्स या पावर टूल्स हम यूज करते हैं, वो भी यूटिलिटीज यहाँ पे हो सकती है। तो वहां पर भी इलेक्ट्रिक हजार्ड या न्यूमेटिक हजार्ड्स भी वहां पे प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर आपको कहीं पे हेवी पाइपलाइंस वहां पे इंस्टॉल करनी है, या फिर लोडिंग अनलोडिंग करना है, तो वहां पर भी हजार्ड वहां पे हो सकता है, जैसे कि वहां पे आपको क्रेन्स यूज करना पड़ते हैं, या फिर मैन्युअली अगर आप वहां पे यूज करते होंगे तो वहां पर भी एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं।
तो ये मटेरियल भी हो सकते हैं, टूल्स भी हो सकते हैं, इक्विपमेंट्स भी हो सकते हैं, या फिर अलग अलग यूटिलिटीज जो यूज करते हैं हम, उसकी वजह से भी यहाँ पे एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी या चांसेस हो सकते हैं। तो ये अलग अलग जो हजार्ड से ये हजार्ड से यहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं। अगर डेप्थ ज्यादा है तो वहां पर जैसे कि कोल माइनिंग होता है, या फिर अलग अलग लेवल के जो मेटल ओरिएंटेड जो ओर्स माइनिंग होता है, वहां पर अगर डेप्थ ज्यादा है तो वहां पर सफोकेशन या एस्फिक्सिएशन जिसको बोलते हैं, ऑक्सीजन डिफिशिएंट एटमॉस्फेयर होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे हजार्ड हो सकता है। जहां पर आप डिटोनेटर्स जैसे कुछ केमिकल्स यूज करते हैं या फिर एक्सप्लोसिव केमिकल्स यूज करते हैं, तो उसकी वजह से एक्सप्लोजन होने के भी चांसेस होते हैं, ये भी यहाँ पे हजार्ड हो सकता है। कहीं पे आप जो आपका रूटीन वर्क अगर नहीं होता है, वहां पे कोई मटेरियल अवेलेबल है या फिर कोई टूल्स है, इक्विपमेंट्स है, उसकी वजह से भी या पर्टिकुलर डेप्थ की वजह से भी यहाँ पे फॉल होने के चांसेस है, तो फॉल भी यहाँ पे एक हजार्ड हो सकता है। और जैसे कि हम इलेक्ट्रिकल टूल्स यूज कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक्यूशन का भी यहाँ पे चांस है, इलेक्ट्रिकल हजार्ड भी यहाँ पे अवेलेबल है। और अगर इनकेस ये ऐसा कोई रीजन है या एरिया है जहां पर पानी आने के चांसेस है या रेनफॉल हेवी होने के चांसेस है, फ्लडिंग होने के चांसेस है, तो वहां पर डूब कर भी आदमी मर सकता है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर डेप्थ में काम कर रहे हैं एक्सकेवेशन एक्टिविटीज के अंदर। तो ड्राउनिंग के भी केस यहाँ पे हो सकती है। तो ये अलग अलग हजार्ड्स यहाँ पे एक्सकेवेशन एक्टिविटीज में आ सकते हैं। अभी ये जो एक्सकेवेशन एक्टिविटीज क्या होती है, उसके हजार्ड्स क्या है, उस हिसाब से आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लेने चाहिए या सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स वहां पे क्या हो सकती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रैपिड एक्सेस या इग्रेस, यानी कि एंट्री और एग्जिट आपको इजी होना चाहिए, उस हिसाब से आपको डिजाइन करना चाहिए कि अगर इनकेस फ्लडिंग होता है या फिर मटेरियल वहां पे फ्लो हो जाता है या स्लोप की वजह से या कोई हेवी इक्विपमेंट की वजह से मटेरियल वहां पे जा रहा है, तो वो वर्कमैन जो है या फिर जो वर्कर है वहां से वो इजीली चला जाए, इसके लिए आपका जो आउटपुट है या एग्जिट जो वे है वो भी क्लियर होना चाहिए। और आपको वहां तक जाने के लिए भी आपको अच्छी सुविधा होनी चाहिए, तो एंट्री लेवल भी अच्छे होने चाहिए। उसके अलावा जो ट्रेंचेस है वो 120 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा अगर डेप्थ में होगे तो लैडर आपको यूज करनी चाहिए। तो जैसे नॉर्मल हम जो लैडर यूज करते हैं उससे अच्छा लैडर जो 30 मीटर के हिसाब से हो सकता है, कि अगर डेप्थ ज्यादा होती है तो वहां पर आपको ये ऐसे अलग अलग लैडर्स यूज करने होंगे जहां पर वो हेवीली जो मैन पावर होगी वो भी वहां से आराम से जा सकते हैं, और वो जो लैडर से वो स्लिप नहीं होने चाहिए, उसके लॉकिंग मैकेनिज्म अच्छे होने चाहिए, उसके जो भी स्टेप्स होंगे वो भी अच्छे मेंटेन किए होने चाहिए, या फिर अगर कोई रिपेयरिंग का वर्क होगा तो वो रिपेयर करने के बाद ही यूज करने चाहिए, और वो रिजिड और स्ट्रांग होने चाहिए। तो इस हिसाब से अगर इंस्पेक्शन करने के बाद ही आपको पता है कि लैडर ये अच्छी यूज कर सकते हैं, तो आप ये लैडर्स भी वहां पे एंट्री लेवल के लिए यूज कर सकते हैं या एग्जिट के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये कंडीशंस पे डिपेंड होगा। तो ये हमने जो बताया, तो उसका ट्रेंच जो है, तो हम जो लैडर्स यूज कर रहे हैं तो उसका 1 मीटर अबो के ऊपर आप यूज कर सकते हैं, ग्राउंड लेवल से 1 मीटर अबो। और जो अलग अलग वहां पे अनस्टेबल अर्थ होती है, यानी कि जो मिट्टी होती है या रॉक्स खड़क होते हैं, तो ये रॉक्स वगैरह जो अलग अलग मटेरियल्स या स्टोन्स भी हो सकते हैं वहां पे। अगर ये अनस्टेबल है, यानी कि आप अगर कोई भी एक्टिविटी की वजह से या वाइब्रेशंस की वजह से या फिर इवन विंड वेलोसिटी अगर ज्यादा होती है तो उसकी वजह से अगर यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो ऐसे अनस्टेबल अर्थ के लिए भी आपको कुछ ना कुछ प्रोविजन करनी चाहिए, उसकी स्टैकिंग अच्छी तरह से करनी चाहिए, या फिर उसका डिस्टेंस भी आपको अच्छी तरह से मेंटेन करना चाहिए। उसके अलावा जो वार्निंग सिग्नल्स अगर आपको वहां पे लगाने की जरूरत है, तो आपको वो एक्सकेवेशन एक्टिविटी और ये एरिया में आपको यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है, उस हिसाब से वार्निंग सिग्नल्स या जो डिस्प्लेज होते हैं वो आपको वहां पे लगाने चाहिए। अगर मैन पावर कम है तो आप बैरिकेड्स भी लगा सकते हैं, कि बैरिकेड से आपको पता चले कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, या फिर आपको रिस्ट्रिक्शंस है। अगर यहाँ पे कोई मटेरियल होता है तो वो मटेरियल वो उसी साइट पे डंप नहीं होना चाहिए, वो भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर मटेरियल का अगर वहां पे पाइल्स तैयार हो गया या फिर जो हम बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर हाइट से ज्यादा हो जाता है, तो वहां पर भी हजार्ड के चांसेस ज्यादा होते हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो जो भी एक्सकैवेटेड मटेरियल है जो आप डिगिंग करके निकाल रहे हैं, तो वो मटेरियल जो है अलग लोकेशंस पे लेके जाना चाहिए। तो उसकी वजह से मटेरियल का लोड और वहां पे हजार्ड जो है वो रिड्यूस हो सकते हैं। जो एक्सकैवेटेड एरिया है वहां पे आपको मैक्सिमम लाइट, जैसे कि डे लाइट में तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन कभी कभार क्लाउडी डेज में भी प्रॉब्लम आता है। और जब आप इवनिंग के बाद या नाइट में अगर काम करना चाहते हैं और वहां पे आपको कंपलसरी है कि करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये प्रोजेक्ट क्लियर नहीं हो सकता है, तो आपको इल्यूमिनेशन लेवल यानी कि लाइट रिक्वायरमेंट जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। तो मिनिमम 20 लक्स की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, वो आपको फुलफिल करना है। क्योंकि शेडोज की वजह से भी यहाँ पे जो कुछ टूल्स या इक्विपमेंट्स है वो आपको ठीक से दिखाई नहीं दे सकते हैं, और फॉल होने के चांसेस या इलेक्ट्रिक्यूशन होने के चांसेस भी वहां पे बढ़ सकते हैं। या फिर किसी लोगों को अगर 40 प्लस जो नॉर्मली होते हैं उनको भी यहाँ पे नाइट में वर्क करना डिफिकल्ट हो सकता है। तो इस हिसाब से आपको इल्यूमिनेशन लेवल भी वहां पे ठीक तरह से रखना होगा। तो कुछ चांसेस यहाँ पे हजार्ड्स आप मिनिमाइज कर सकते हैं कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके। दूसरी जो केस है वो एक्टिविटी है ड्रिलिंग एक्टिविटी या ब्लास्टिंग एक्टिविटी। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा है कि एक्सकेवेशंस में भी आपको शायद ड्रिलिंग करना पड़ सकता है। अगर आपको कहीं पे कुछ पर्टिकुलर लेवल पे कुछ काम करना है तो शायद वहां पे आपको ब्लास्टिंग भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो ब्लास्टिंग होती है या फिर आप एक्सप्लोजिव मटेरियल या एक्सप्लोजिव केमिकल्स यूज करते हैं, उसको हम कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग या कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन कहते हैं। यानी कि आप डिसाइड करते हैं कि आपको किस लेवल तक ये ब्लास्टिंग करना है, ड्रिलिंग करना है, और उस हिसाब से वो केमिकल्स और उसकी क्वांटिटी आप यूज कर सकते हैं। कहीं जगह ये रिक्वायरमेंट होती है कि कहीं पे आपको टनल्स बनाने हैं या रेलवेज के लिए, या फिर कहीं पे आपको रोडवेज में आपको टनल्स बनाने हैं, या फिर कहीं पे आपको वेल कंस्ट्रक्शन करना है, या फिर कहीं पे आपको कुछ पर्टिकुलर रॉक्स को ब्रेक करना है। तो जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से परमिशंस लेके आपको ये कंट्रोल ब्लास्टिंग या कंट्रोल जो एक्सप्लोजन है वो आप यूज कर सकते हैं। अगर प्रोजेक्ट छोटा है तो वहां पर आप नॉर्मल ड्रिलिंग इक्विपमेंट भी यूज कर सकते हो और ड्रिलिंग एक्टिविटीज थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। तो ये फिर डिपेंड है कि आपके प्रोजेक्ट एक्टिविटीज की रिक्वायरमेंट क्या है, ड्यूरेशन क्या है, और आपको कितने दिनों में ये कंप्लीट करना है। तो नॉर्मली जो हम एक्सप्लोसिव यूज करते हैं, जिलेटिन्स यूज करते हैं, या फिर जो नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स बेसिस पे जो एक्सप्लोसिव रहते हैं वो केमिकल्स हम नॉर्मली यहाँ पे यूज करते हैं। तो जो नॉर्मली फेमस जो हम बात करते हैं वो जिलेटिन्स या डायनामाइट्स जिसको बोलते हैं, वो लोअर कॉस्टिंग रहता है, इसीलिए आप नॉर्मली ये सभी लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर ये माइनिंग की रिक्वायरमेंट है या फिर क्वेरिंग की रिक्वायरमेंट है या फिर सिविल इंजीनियरिंग की ऐसे कोई प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है जहां पे आपको डैम कंस्ट्रक्शन करना है, टनल कंस्ट्रक्शन करना है, या फिर कोई रोड कंस्ट्रक्शन करना है, तो ऐसे जो केसेस है उस केसेस में आपको ये ड्रिलिंग या ब्लास्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर ये ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग की नीड आपको क्लियर होती है। तो इसमें हजार्ड्स क्या अवेलेबल होते हैं, तो जैसे यहाँ पे कुछ प्रोजेक्टाइल्स या ओवरचार्जिंग के चांसेस है जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ हजार्ड प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर जैसे कि ड्रिलिंग मशीनरीज है, ब्लास्टिंग प्रोसीजर्स है, तो यहाँ पे नॉइज जो कॉमन होता है उससे ज्यादा ही यहाँ पे नॉइज जनरेट होने के चांसेस हो जाएंगे। फिर यहाँ पे जो मशीनरीज हम यूज कर रहे हैं, इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, टूल्स इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, वहां पर वाइब्रेशंस यहाँ पे जनरेट होने वाले हैं। तो ये वाइब्रेशंस का भी एक इश्यू हो सकता है। तो वाइब्रेशंस और नॉइस और कुछ जो ओवरचार्जिंग ऑफ द शॉर्ट होल्स होते हैं वहां पर ये मेजर हजार्ड हो सकते हैं। तो इसका मेजर इफेक्ट जो होगा तो ये अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उस पर भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे फेलियर ऑफ पिट स्लोप है, तो ये भी यहाँ पे एक पर्टिकुलर रिस्क हो सकता है। या फिर अगर ओवरबर्डन आप कुछ मटेरियल्स या इक्विपमेंट्स हैंडल कर रहे हैं तो वहां पर भी ये चांसेस है। और रिस्क यहाँ पे हो सकती है कि जो भी मटेरियल है वो वहां पे एक पर्टिकुलर लेवल पे जा सकता है। तो ये कुछ स्टोन्स भी यहाँ पे कुछ डिस्टेंस तक भी जा सकते हैं। अगर स्टोन्स हेवी हो गए, रिजिड हो गए, स्ट्रांग हो गए, तो उसकी वजह से भी इंजुरी होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो ये हम हेवी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सप्लोजिव केमिकल्स यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी मैकेनिकल फेलियर ओरिएंटेड या मशीनरीज ओरिएंटेड भी चांसेस बढ़ जाते हैं और यहाँ पे हजार्ड और रिस्क हायर लेवल पे जा सकता है।
तो जो भी आप ट्रक्स और डंपर्स यूज करते हैं, जैसे कि एक्सप्लोजन या ब्लास्टिंग होने के बाद जो मटेरियल वहां से निकलता है, वो मटेरियल आपको कलेक्ट करना पड़ता है और दूसरे साइड पे लेके जाना पड़ता है। तो वो भी जो हम काम कर रहे हैं वो भी ट्रक्स और डंपर्स थ्रू काम करते हैं। और यहाँ पर भी चांसेस है, क्योंकि ट्रक्स और डंपर्स हेवी होते हैं, जो भी आप एरिया में काम करते हैं वहां पे कोई भी मैन पावर या बहुत कम मैन पावर काम करते हैं, इस हिसाब से ही वो ड्राइवर्स का माइंडसेट होता है। और ऐसी जगह पर भी यहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हेवी मशीनरीज होने की वजह से जैसे नॉर्मल हम नॉर्मल 4 व्हीलर ड्राइव करते हैं उस हिसाब से ये कर नहीं पाते हैं। और इसका जो कैपेसिटीज है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी कि उसका मास ज्यादा होता है, उसकी वजह से मोमेंटम ज्यादा होता है। और थोड़ा भी अगर टच होता है तो उसकी वजह से जो इफेक्ट है या एक्सीडेंट का जो सिवियरिटी है वो हायर साइड पे चला जाता है। तो इसीलिए आपको ये जो भी हेवी इक्विपमेंट्स आप यूज कर रहे हैं उस पर भी ध्यान देना होगा, अदरवाइज यहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा जो अलग अलग हेवी इक्विपमेंट या मशीनरीज कहीं पे यूज करनी पड़ती है, जैसे अगर हमने भी बात की थी कि टनल आपको अगर यहाँ पे यूज करना है, तो ये टनल के लिए स्पेशल मशीन है जिसको हम टनल बोरिंग मशीन टीबीएम कहते हैं, और इसको भी मोल भी कहते हैं। तो ये मशीनरीज बहुत ज्यादा हेवी है। तो ये आपको फोटोग्राफ से भी पता चलता है कि ये पर्टिकुलर वर्कर यहाँ पे खड़ा है और उसके ये कितने मल्टीपल में ये बड़ी मशीनरी यहाँ पे है। तो जब ये मोल यूज करते हैं या टीबीएम यूज करते हैं तो उसके मास बहुत ज्यादा होता है, टन्स में होता है। उसके अलावा जो एक्सकैवेशन या जो ड्रिलिंग एक्टिविटी है, तो ये ड्रिलिंग एक्टिविटी करने के लिए यहाँ पे हेवी इक्विपमेंट और उसके जो टूल्स है ये यहाँ पे लगाए होते हैं। और इसका जो इम्पैक्ट है वो भी बहुत ज्यादा होता है, उसका वाइब्रेशन भी ज्यादा होता है, उसका नॉइज भी ज्यादा होता है। तो यहाँ पर जब आप ये टनलिंग प्रोसेसेस करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग ये हजार्ड्स अवेलेबल हो सकते हैं। तो इसीलिए जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं, जो भी एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन होते हैं, वही यहाँ पे ये नॉर्मली यूज करते हैं। अगर आपको टनलिंग छोटी जगह पे करना है तो माइक्रो टनलिंग भी आप यहाँ पे मशीनरीज यूज कर सकते हैं। और ये स्पेशली जो प्रोजेक्ट्स मिनिमम टाइम में खत्म करने होते हैं उनके लिए ये टीबीएम मशीनरीज यूज होती है। तो ये टनल डायमीटर यहाँ पे 3.3 फीट भी हो सकता है और ये 58 फीट तक भी ये टनलिंग मशीन हम यूज कर सकते हैं। तो ये 58 फीट तक अगर आपको टनलिंग करना है और कम से कम टाइम में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, क्योंकि जैसे सीजन चेंज होता है उस हिसाब से बाकी के बहुत सारे हजार्ड्स वहां पे ऐड हो जाते हैं, इसीलिए बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं कि आपको ये पर्टिकुलर टाइम में खत्म करना पड़ते हैं। तो यहाँ पे ये हेवी इक्विपमेंट जैसे हम टीबीएम जैसी मशीनरीज हम यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको उस हिसाब से नॉइस, वाइब्रेशन, स्पीड और मास के ओरिएंटेड हजार्ड्स और उसके रिस्क लेवल भी आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। फिर है ऑपरेशन ट्रेंचिंग। तो ये ट्रेंचिंग ऑपरेशन में जैसे आपको ये फोटोग्राफ में दिखाई देता है कि एक पर्टिकुलर ट्रेंच जो लॉन्ग नैरो एक्सकैवेशन होता है, जैसे अभी हमने एक्सकैवेशन देखा है तो वहां पर आपको पाइपलाइन अगर आपको इंस्टॉल करनी है, पाइपलाइन का रिपेयर करना है या फिर मेंटेनेंस करना है, तो आपको एक पर्टिकुलर डेप्थ में जाना होगा। या फिर अगर आपको कोई स्ट्रक्चर का, बिल्डिंग का फाउंडेशन करना है तो वहां पर भी आपको एक्सकैवेशन करना जरूरी होता है। तो अगर ऐसी कहीं जगह आपको अगर ज्यादा टाइम पे काम करना पड़ता है तो वहां पे आप ट्रेंचिंग यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये आपको दिखाई देता है कि यहाँ पे डिगिंग ऑलरेडी किया है और ये मटेरियल यहाँ पे फ्लो हो सकता है, ये एक हजार्ड था। या फिर कहीं पे हेवी इक्विपमेंट या मशीनरीज आप यूज कर रहे हैं, हेवी ट्रक्स यूज कर रहे हैं, डंपर्स यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से भी यहाँ पर ये मटेरियल फ्लो हो सकता है। या फिर अगर रेनफॉल होता है उसकी वजह से भी मटेरियल या पानी भी यहाँ पे जा सकता है। तो ये सब अवॉइड करने के लिए आप ट्रेंचिंग मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं। तो ये ट्रेंचिंग मैकेनिज्म में आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि ये यहाँ पे एक पर्टिकुलर विड्थ पे आप डिजाइन कर सकते हैं जहां पर इजीली कोई भी मैन पावर यहाँ पे काम कर सके। उसके अलावा उसकी लेंथ भी ऐसी होनी चाहिए कि जो पर्टिकुलर सेक्शन में आपको यहाँ पे काम करना है वहां पर आप ये ट्रेंचिंग करवा सकते हैं। और ये काम खत्म होने के बाद ये वापस से ये मटेरियल्स जो है या फिर जो स्ट्रक्चर है वो आप वहां से निकाल सकते हैं और जहां पर भी वापस आपको जरूरत हो वहां पर ये एक्टिविटी कर सकते हैं।
तो ये एक्सकैवेशन का एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा सेक्शन है, और यहाँ पे मैक्सिमम प्रिकॉशनरी मेजर्स ले चुके हैं, और ये हजार्ड्स मिनिमाइज करने की वजह से, रिस्क मिनिमाइज करने की वजह से यहाँ पर अगर ये ज्यादा टाइम लेकिन कम जो स्पेस है उसमें अगर आपको काम करना होता है, जैसे कि स्पेशली रिपेयर और मेंटेनेंस का काम, तो ये सेक्शन में आप इजीली काम कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि ये स्पेशल लैडर्स की प्रोविजन या फिक्स लैडर्स की प्रोविजन या पर्टिकुलर वेज की प्रोविजन भी यहाँ पे कर चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप कोई सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी यूज कर सकते हैं, पीपीज भी यूज कर सकते हैं, और जो हजार्ड्स मिनिमाइज करने की वजह से आप अलग अलग यहाँ पे इंस्टॉलेशन, रिपेयरिंग और मेंटेनेंस एक्टिविटी इजीली कर सकते हैं। जो अंडरग्राउंड वर्क आपको करना है वो आप यहाँ पे ट्रेंचिंग थ्रू भी कर सकते हैं। तो जैसे आज की डेट में अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे वायर्स, इंस्टॉलेशंस, गैस पाइपलाइंस, वाटर पाइपलाइंस ये अंडरग्राउंड ही हो रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे जो एक्टिविटीज होगी, या फिर कहीं पे मिलिट्री या आर्कियोलॉजी की भी कुछ एक्टिविटीज होती हैं, वहां पर भी ये ट्रेंचिंग मैकेनिज्म आप यूज कर सकते हैं। तो ये अलग अलग रिक्वायरमेंट पे डिपेंड है कि आपको ट्रेंचिंग कहाँ पे सुटेबल है, फिजिबल है, उस हिसाब से आप वर्कआउट कर सकते हैं। अभी ये ट्रेंचिंग मैकेनिज्म में भी आपको क्या क्या हजार्ड्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे ये पूरा ट्रेंचिंग जो मैकेनिज्म है, जो भी पूरा सेटअप है, वो कोलैप्स हो सकता है एक साइड में, अगर एक साइड से ज्यादा पानी या मटेरियल आ गया, या फिर उसका डिजाइन अगर ठीक तरह से नहीं हुआ, तो यहाँ पर वो भी चांसेस बन सकते हैं। उसके अलावा जो वर्कर है वो यहाँ पे ट्रैप हो सकता है। जैसे कि हमने देखा है कि एक्सकैवेशन एक्टिविटीज बहुत ज्यादा स्पेस होती है, तो शायद आपको वहां से निकलने के लिए थोड़े से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने ये पर्टिकुलर डिजाइन करने की वजह से यही एरिया में अगर आप ट्रैप हो जाते हैं तो वहां से निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। उसके अलावा जो ट्रेंच है, तो ये स्पेशली एंट्री के लिए थोड़ा सा अनसेफ हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो अर्थ यहाँ पे है उसी से आपको यहाँ पे एंट्री करना है ट्रेंचिंग डिजाइन में। तो यहाँ पर जो हेवी इक्विपमेंट्स या जो ट्रक्स या डंपर्स हम यूज कर रहे हैं, या फिर जेसीबी, एक्सकैवेटर जैसे कुछ इक्विपमेंट्स अगर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो वो अगर इक्विपमेंट या ट्रक्स यहाँ पे अगर टच कर जाते हैं तो आपका जो ओवरऑल एंट्री का जो मैकेनिज्म है वो कोलैप्स हो सकता है, या फिर इसको अगर कनेक्टेड ये जो ट्रेंचिंग डिजाइन है वहां पर भी इफेक्ट हो सकता है। तो ये अलग अलग रीजन यहाँ पे हो सकते हैं, अलग अलग हजार्ड्स यहाँ पे हो सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपने इलेक्ट्रिकल टूल्स या इक्विपमेंट्स यूज किया है, तो जो इलेक्ट्रिकल हजार्ड है या फिर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट या जो इलेक्ट्रोक्यूशन के चांसेस है वो भी यहाँ पे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे मैक्सिमम मेटल्स ही यूज कर रहे हैं। तो ये डिपेंड्स है कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि ट्रेंचिंग आपके लिए सुटेबल होगा या विदाउट ट्रेंचिंग आपको ये पर्टिकुलर काम करना है। जैसे यहाँ पे ये दोनों फोटोग्राफ में दिखाई देता है कि ये ट्रेंच किया है विथ प्रॉपर शोरिंग और एक्सेस, और यहाँ पर ये जो काम है ये विदाउट शोरिंग और एक्सेस। तो ये डिपेंड्स है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कंडीशन क्या है, उस हिसाब से आपको मिनिमम हजार्ड और मैक्सिमम प्रिकॉशनरी मेजर्स जहां पे ले सकते हैं उस हिसाब से आपको काम करना है। तो यहाँ पर स्पेशली सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो जो भी हेवी इक्विपमेंट्स हैं वो आपको पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही रखने होंगे, क्योंकि वहां पे अगर ये हेवी इक्विपमेंट का ये ट्रेंच एजेस को अगर टच भी हो जाता है तो उसका डिजाइन और उसका रिजिडिटी जो है वो कम हो जाता है। उसके अलावा जो लोड्स होते हैं वो लोड्स को भी आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही रखना होगा, जैसे कि मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे बताया है 2 फीट। उसके अलावा जो अंडरग्राउंड यूटिलिटीज है वो आपको क्लियर मालूम होनी चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए, और उसके बाद में ही आपको उसका यूज करना है। यहाँ पे अगर आपको डेप्थ ज्यादा होती है तो आपको ऑक्सीजन लेवल चेक करना है, ऑक्सीजन डिफिशिएंट एटमॉस्फेयर नहीं होना चाहिए। या फिर अगर कोई जगह ऐसा भी प्रॉब्लम होता है कि जो रॉक्स में हाइड्रोकार्बन्स या फोसाइल फ्यूल जैसे गैसेस वहां पे ट्रैप हो जाते हैं, तो वो भी यहाँ पे निकल सकते हैं।
तो वो टॉक्सिक गैसेस या हाइड्रोकार्बन जैसे गैसेस ये भी आपको यहाँ पे चेक करना चाहिए, और उसके बाद में अगर ये सेफ होता है तभी आपको ये ट्रेंचिंग में काम करना चाहिए। उसके अलावा जो ट्रेंच के डिजाइन है उसका रेगुलर इंस्पेक्शन करना चाहिए, और हर बार उसको चेक करना चाहिए कि कहीं पे ये प्रॉब्लम है या नहीं। तो अगर कोई रिपेयरिंग का काम है या फिर कहीं पे डिजाइन में फॉल्ट है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं इंस्पेक्शन के बाद। तो ये स्पेशली आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे अगर रेन स्टॉर्म होने के चांसेस है, रेनफॉल होने के चांसेस है, या फिर वाटर बॉडीज अगर नियर बाय है तो वो भी आपको यहाँ पे ध्यान देना जरूरी होगा। और उसके अलावा ओवरलोड यहाँ पे नहीं होना चाहिए, या फिर आपके साथ जो भी इक्विपमेंट्स आते हैं उसका लोड भी अगर कम होता है तो ही ये सुटेबल डिजाइन होगा। अदरवाइज ओवरलोड होने की वजह से भी ट्रेंचेस का डिजाइन बिगड़ सकता है, जिसकी वजह से जो मेन आपका डिजाइन सेफ फैक्टर होता है वो चेंज हो जाएगा। तो कुछ अलग ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको ट्रेंचिंग में लेनी चाहिए। अभी एक्सकेवेशन एक्टिविटीज हमने देखा है, या फिर ड्रिलिंग एक्टिविटीज देखा है, ब्लास्टिंग एक्टिविटीज देखा है, ट्रेंचिंग एक्टिविटीज देखा है, तो ये कुछ एक्टिविटीज में आपको एक्सकेवेशन इक्विपमेंट यूज करने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर जो एक्सकेवेशन के लिए इक्विपमेंट यूज होता है उसको हम कहते हैं एक्सकेवेटर्स। तो जहां पर अगर आपको लार्ज कंस्ट्रक्शन करना है, स्ट्रक्चर्स करना है, बिल्डिंग वहां पे डेवलप करना है, तो ये ऐसे एक्सकेवेटर्स आपको यहाँ पे यूज करना पड़ते हैं। और ये एक्सकेवेटर्स के साथ नॉर्मली यहाँ पे जो कुछ हेवी इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी आपको यहाँ पे यूज करना पड़ता है। जैसे ही मटेरियल हम यहाँ से निकालते हैं तो ये इक्विपमेंट्स आपको जो डंपर्स होते हैं जैसे यहाँ पे दिखाई देता है, वहां पे आपको ये लोड करना जरूरी होगा, और फिर वहां पे ये पाइलिंग जो होती है मटेरियल की वो आपको यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। तो ये इसके लिए आपको एक्सकैवेटर, और एक्सकैवेटर जहां पे रहता है उसकी रिजिडिटी, उसकी स्ट्रेंथ और उसके जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जैसे कि यहाँ पे ये जो एक्सकैवेटर है वो 360 डिग्री में मूव कर सकता है। तो जहां पर भी डंपर खड़े होंगे वहां पर भी ये मटेरियल कन्वे कर सकते हैं, और ये मटेरियल ये डंपर्स में लोड कर सकते हैं। तो ये जो एक्सकैवेटर्स होते हैं, तो एक्सकैवेटर्स की फ्लेक्सिबिलिटी या उसके जो प्रॉपर्टीज है उस पर भी आपको ध्यान देना होगा प्रोजेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर आपके कुछ एक्टिविटीज मैनुअल हैंडलिंग भी हो सकती है, मटेरियल हैंडलिंग भी हो सकती है, या फिर कहीं जगह जहाँ पे एक्सकैवेटर का एक्सेस डायरेक्टली नहीं होगा वहां पर आपको कुछ मैनुअल एक्टिविटीज भी करनी हो सकती है। तो वहां पर भी आपको हजार्ड्स पे ध्यान देना है। उसके अलावा जो मेन फाउंडेशन एक्टिविटीज होती है, या फिर कहीं पे होल जनरेट करना होता है, या फिर ट्रेंचेस जैसे डिजाइन बनाने होते हैं, वहां पर ये एक्सकैवेटर्स हम नॉर्मली यूज करते हैं। तो कहीं जगह आपको डिमोलिशंस, जैसे कि बिल्डिंग अगर बहुत पुरानी होती है तो वहां पे आपको बिल्डिंग डिमोलिशन करना जरूरी होगा, या फिर कोई स्ट्रक्चर डिमोलिशन करना जरूरी होता है, कहीं पे इंडस्ट्रीज में चिमनीज का डिमोलिशन करना जरूरी होता है। तो ऐसी डिमोलिशन एक्टिविटीज के लिए भी ये एक्सकैवेटर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके अलावा कहीं पे रफ ग्रेडिंग के लिए या फिर हेवी लिफ्टिंग के लिए, जैसे कि हम पाइप इंस्टॉलेशन की बात कर रहे थे, कहीं पे आपको वाटर पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, केमिकल पाइपलाइन का इंस्टॉलेशन करना होता है, तो बहुत सारी जगह हेवी पाइप्स होते हैं, मटेरियल हेवी होने की वजह से, थिकनेस और लेंथ की वजह से वो हेवी बन जाते हैं, और उसका इंस्टॉलेशन अगर स्मूथ करना है तो वहां पर भी एक्सकैवेटर्स यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो मेन जो वर्क है एक्सकैवेशन का वो है माइनिंग। तो माइनिंग या रिवर ड्रेजिंग जो वर्क है वहां पर भी आप एक्सकैवेटर यूज कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं एक्सकैवेटर्स के जहां पे ये इक्विपमेंट यूज किया जाता है। तो ये बहुत सारे डिजाइन, अलग अलग इक्विपमेंट्स है एक्सकैवेशन के लिए, और ये साइमल्टेनियसली वर्कआउट करना होता है तभी आपका जो डिगिंग प्रोसेस, एक्सकैवेशन प्रोसेस और मटेरियल का एक जगह से दूसरी जगह आपको मटेरियल कन्वे करना थोड़ा सा सिंपल हो सकता है। या फिर जो भी आपको इंस्टॉलेशन करना है, जैसे हमने पाइपलाइन की बात की, वायर्स की बात की, या फिर कोई इक्विपमेंट्स का ट्रेंचिंग जैसे आपको डिजाइन करना है, तो वो भी स्मूथ हो सकते हैं। तो यहाँ पे डंप ट्रक्स मटेरियल कन्वे करने के लिए, या फिर एक्सकैवेटर एक्सकैवेशन एक्टिविटीज कंडक्ट करने के लिए, अगर यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उसके लिए कॉन्क्रीट मिक्सर आपको साइमल्टेनियसली यूज करना पड़ता है, या फिर बुलडोजर आपको यूज करना पड़ता है, फ्रंट लोडर
कहीं पे एक्सकैवेटर एक्टिविटी हो सकती है, या फिर रोड रोलर यूज करना पड़ता है। कहीं जगह आपको क्रेन्स भी यूज करनी पड़ती है, जैसे हमने बताया कि पाइप की लेंथ अगर ज्यादा होती है या फिर हेवी इक्विपमेंट्स यूज होते हैं तो वहां पर एक क्रेन या मल्टीपल क्रेन्स भी यूज करना पड़ते हैं। कहीं जगह अगर आपके कुछ रॉड्स हो सकते हैं तो वहां पर आपको फ्लैट बेड ट्रक्स भी यूज करना पड़ते हैं, और जहां पे आपको फ्यूल की जरूरत होती है तो फ्यूल ट्रक्स भी वहां पे आ सकते हैं। तो अगर हेवी इक्विपमेंट या मशीनरीज दूसरी जगह जाने की वजह से वहां पे ही अगर फ्यूल ट्रक आता है तो वो भी आप वहां पे कर सकते हैं। लेकिन ये सभी बातें हैं, डिपेंड है कि आपका प्रोजेक्ट क्या है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास परमिशंस क्या है, उस हिसाब से आप ये अलग अलग एक्सकैवेटर्स और उसके रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स है आपको यूज करने चाहिए। और ये जो भी आप एक्सकैवेटर्स और उसके इक्विपमेंट यूज करते हैं तो उसके लिए कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स भी आपको लेना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे ट्रेनिंग देना जरूरी है, क्योंकि आप एक्सकैवेटर यूज कर रहे हैं या फिर आप डंपर्स ड्राइव कर रहे हैं या फिर आप बुलडोजर ड्राइव कर रहे हैं या फिर जो भी एक्टिविटीज यहाँ पे आप कर रहे हैं, ये सभी एक्टिविटीज हजार्डस एरिया में आप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अलग अलग हजार्ड्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो पर्सन ट्रेन नहीं होगा उसको पहले ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और उसके बाद में ही उसको यहाँ पे वर्क करने की परमिशन देनी चाहिए। उसके अलावा जो अलग अलग मशीनरीज हम यूज कर रहे हैं, अलग अलग ऑपरेशंस हम यूज कर रहे हैं, तो उसका रेगुलर इंस्पेक्शन करने वाला, सुपरवाइज करने वाला भी पर्सन यहाँ पे होना चाहिए, और उसको भी अलग अलग ये लेवल का, हजार्ड का, रिस्क का नॉलेज भी होना चाहिए। जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसको स्मूथली कंडक्ट होनी चाहिए, स्लोली और स्टडीली कंडक्ट करनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप कुछ जल्दबाजी करेंगे तो वहां पर मेजर एक्सीडेंट या फैटिलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा जो भी आपको कम्युनिकेट करना है, जैसे अभी क्रेन्स को आपको मूवमेंट बताना है या फिर क्रेन का ड्राइवर है उसको अगर आपको कुछ बताना है, तो यहाँ पर बहुत सारे हेवी इक्विपमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से नॉइज जनरेट होता है, और नॉइज जनरेट होने की वजह से आपका जो आवाज है, जो नॉर्मली हम इंडस्ट्रीज में करते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे कम्युनिकेशन डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ सिग्नल्स होते हैं, आपको कुछ ना कुछ सिग्नल्स देना होते हैं, तो उसकी भी ट्रेनिंग होती है, और वही ट्रेन जो सिग्नलर होता है वही आपको कम्युनिकेट करेगा कि आपको क्रेन की मूवमेंट लेफ्ट साइड में लेना है, राइट साइड में लेना है, अपवर्ड मूवमेंट चाहिए या डाउनवर्ड मूवमेंट चाहिए, या फिर कैसे मूवमेंट चाहिए, या फिर आप कितने डिस्टेंस तक, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स है और ट्रक्स है कि जो यहाँ पे वो ड्राइवर को 100% विजन में नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट जिसको कहते हैं, बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, तो ये कम्युनिकेशन परफेक्ट होना चाहिए। उसके अलावा जो डिस्ट्रैक्शंस करने वाले जो कुछ एक्टिविटीज होती है, जैसे कि हम नॉर्मली आज के डेट में मोबाइल्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो फोन कॉल आने की वजह से या फिर आपको किसी को फोन कॉल करना है या फिर आपको मोबाइल में कुछ एक्टिविटीज करनी है, तो ये डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। तो यहाँ पर ऐसे जो ऑपरेशन है या ड्राइविंग के ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन में आपको फोन कॉल या मोबाइल आपको यहाँ पे नहीं यूज करना चाहिए। उसके अलावा जो वर्क साइट हजार्ड्स होते हैं, तो वहां पर भी आपको उसका पोटेंशियल चेक करना चाहिए, और उस हिसाब से जो भी नेसेसरी एक्शन होगी वो आपको लेनी चाहिए। जो पोटेंशियल थ्रेट हो सकते हैं, तो वो पोटेंशियल थ्रेट के बारे में भी यहाँ पे देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ पावर लाइंस हो सकती है, या फिर आप क्रेन जहाँ पे यूज कर रहे हैं या फिर फ्रंट एंड लोडर्स यूज कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि एग्जैक्टली जो भी पावर लाइन होगी या इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स होगी वो एग्जैक्ट कहाँ पे है, और उसका जजमेंट वहां पे शायद हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर भी आपको जो भी पर्सन होगा जो बाहर से बता सकेगा, जो नॉर्मली हम सिग्नलर कहते हैं या फिर अटेंडेंट कहते हैं, वो आपको यहाँ पे गाइड कर सकता है। तो जहां पर जरूरत होती है वहां पर भी आपको ये अटेंडेंट या सिग्नलर वहां पे लेके जाना चाहिए, और फिर वो एक्टिविटी सेफ पॉइंट ऑफ व्यू आपको कंडक्ट करनी चाहिए। उसके अलावा जहां पर रिक्वायरमेंट है स्कैफोल्डिंग की, तो यहाँ पे ये स्कैफोल्डिंग आपको पहले से चेक करना चाहिए, इंस्पेक्शन करना चाहिए कि ये कहीं पे अगर डैमेज होती है, तो कहीं पे हेवी इक्विपमेंट्स या फिर ये मूवमेंट की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से भी ये स्कैफोल्डिंग या लैडर्स डैमेज हो सकते हैं। तो ये पहले आपको इंस्पेक्ट करना है और उसके बाद में ही उसका यूज करना है। कहीं जगह आपको जो डीचेस होते हैं या फिर जो लार्ज ड्रॉप ऑफ्स होते हैं, वहां पर भी जो ऑपरेटर काम करते हैं उनका भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर मेजर एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं।
तो वो जो इक्विपमेंट्स होते हैं जो हैंडल कर रहे हैं डीचेस के लिए, तो वो वर्कर्स को आपको प्रोटेक्ट करना है या ऑपरेटर को आपको प्रोटेक्ट करना जरूरी होगा, क्योंकि आपको वहां पे मैक्सिमम हजार्ड्स में काम करना है। तो कुछ जगह जैसे हमने पहले बात की थी कि साइन एजेस या डिस्प्लेज या जो भी आपको सिंबल्स यूज करने हैं, सिग्नल्स यूज करने हैं, गाइडलाइंस यूज करनी है, रिस्ट्रिक्शंस के कुछ गाइडलाइंस यूज करनी है, तो ये भी आपको यहाँ पे पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही लगाना जरूरी होगा, क्योंकि वो एरिया में आने के पहले ही उसको रिस्ट्रिक्शंस और यहाँ पे एक्टिविटीज क्या चल रही है, यहाँ पे हजार्ड्स के प्रॉब्लम क्या है या फिर रिस्क लेवल कितना है, ये उनको पता चाहिए। और स्पेशली जो भी अननोन पर्सन होंगे या फिर विजिटर्स होंगे, उनके लिए यहाँ पे 100% रिस्ट्रिक्शन ही होना चाहिए। अभी उसके अलावा जो एक्टिविटी है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में, वो है शोरिंग। तो ये शोरिंग एक्टिविटीज में अगर आप देखेंगे तो ये मल्टी स्टोरी वर्क हो सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे जो कंक्रीट कंस्ट्रक्शन होगा, कंक्रीट मिक्सचर का यूज होगा, अलग अलग फ्लोर्स पे यूज हो सकता है, तो ये भी आपको यहाँ पे यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो भी आपको यूटिलाइज करना है, फ्लोर्स यूटिलाइज करने हैं या फिर उसके मटेरियल्स यूज करने हैं, तो ये सभी के मटेरियल की स्ट्रेंथ जानना जरूरी होगा। तो यहाँ पर जो भी आप मटेरियल्स यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स भी हैं, यहाँ पर ये आपको डायग्राम में भी दिखाई देता है, जैसे कि यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल शोर है और यहाँ पे फिर इसको अलग अलग सपोर्ट्स भी है, और ये अलग अलग सपोर्ट्स का जरूरत ही उस हिसाब से होगा कि आप एक्टिविटी एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं, वहां पे लोड कितना हो सकता है, और फिर उसका जो डिजाइन फैक्टर है, और उसमें से फिर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू आपको 1.2 या 1.3 मल्टीपल में डिजाइन फैक्टर आपको लोड के बारे में सोचना होगा। तो ये अलग अलग शोर्स यहाँ पे और उसके शोर्स के डिजाइन और उसके रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे चेक करनी होगी। तो ये जो अभी सिंपलेस्ट जो बताया गया है, जो क्लाइंबिंग डिवाइस हो सकता है या फिर यहाँ पे ओवरलैपिंग के परमिट्स भी यहाँ पे हो सकते हैं, तो ये नॉर्मली 1 या 2 मेंबर्स के लिए डिजाइन होते हैं, और अगर ये इसका विड्थ या स्ट्रेंथ अगर बढ़ाते हैं तो वो फिर यहाँ पे मल्टीपल में आप मेंबर्स भी बढ़ा सकते हैं। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, एक्टिविटी क्या है, उस हिसाब से आपको शोर का डिजाइन करना होगा। तो शोर्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शोरिंग सिस्टम सपोर्ट क्या क्या करता है, तो टिम्बर्स, एल्यूमिनियम, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक और मैकेनिकल सिस्टम्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो सिस्टम्स होती है वो क्रॉस ब्रेसेस यूज कर सकते हैं उसमें, या फिर वेल्स, या फिर अपराइट सिलेक्शंस भी यहाँ पे हो सकता है। तो ये डिपेंड है आपकी रिक्वायरमेंट में, आपको सपोर्ट सिस्टम में कौन सा मटेरियल यूज करना है, उसका इंस्टॉलेशन कैसा करना है, और वहां पे मैक्सिमम मेंबर्स का रिस्ट्रिक्शंस क्या हो सकता है। फिर एक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो हमने बात की रोड्स के लिए या फिर कहीं पे रेलवेज के लिए, जैसे कि आज के डेट में कहीं पे बुलेट ट्रेन के भी डिजाइन होते हैं, तो वो एक्टिविटी हो सकती है टनल्स की। तो यहाँ पे अगर आपको टनल को डिजाइन करना है तो वहां पर ये ड्रिलिंग या एक्सकेवेशन एक्टिविटी हायर लेवल पे हो सकती है, तो उसके लिए आपको अलग अलग इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी। तो मेन पर्पस क्या होता है, जैसे हमने बात की थी, सबसे बेसिक पर्पस होता है रोड कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर रेल ट्रैफिक जो मिनिमाइज करने के लिए। यहाँ पे अगर आपने टनल बना लिया तो वहां पे शायद वो रेल या जो रोड ट्रैफिक है वो स्मूथ हो सकती है, मिनिमाइज हो सकती है, या फिर जो भी ट्रैफिक का लोड है वो कम हो सकता है। कहीं जगह आपको कैनल बनाने होते हैं वाटर फ्लो करने के लिए, तो वहां पर भी टनलिंग एक्टिविटी हो सकती है। कहीं पे आपको वाटर सप्लाई करना है, कहीं पे कुछ स्टेशंस को, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन से जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, या फिर कहीं पे सीवर्स बनाने हैं, तो वहां पर सीवेज पाइपलाइंस के लिए भी ये टनलिंग हो सकती है एक्टिविटीज। तो ये जो भी एक्टिविटीज या रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो टनल्स ड्रिलिंग की प्रोसेस हो, तो ये सभी बातें आपको यहाँ पे ध्यान देनी होगी कि ये एक्टिविटीज कंप्लीट करने के लिए आपको क्या क्या इक्विपमेंट की जरूरत है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, कितनी मैन पावर की जरूरत है, और जो भी मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस है उस हिसाब से आपको ये वर्क कैसे करना है। तो यहाँ पे कुछ स्पेशल टनल्स की भी बात होती है, जैसे कि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग्स भी होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट में से अगर कहीं पे कोई रोड जाते हैं या फिर रेल ट्रैक जाता है,
तो वहां पर ऐसे स्पेशल टनल्स बनाए गए हैं, या फिर अंडरग्राउंड टनल्स भी कहीं पे मेट्रो सिटीज में बनाए हैं, कुछ सिटीज में भी बनाए हैं, जहां पर पर्सन्स या फिर कहीं पे एनिमल्स भी जा सकते हैं और आ सकते हैं। तो ऐसे स्पेशल टनल्स के लिए भी आपको ये टनलिंग एक्टिविटीज की जरूरत हो सकती है। तो अलग अलग पर्पस हो सकते हैं टनलिंग के, और उसमें अगर आप देखेंगे तो ये फोटोग्राफ से आपको पता चलेगा कि जैसे कि ये कैनल के लिए टनल्स बनाया है, ये रोड ट्रांसपोर्ट के लिए टनल्स बनाया है, ये मिलिट्री पर्पसेस के लिए ये टनल बनाए हैं, और ये रेलवे ट्रांसपोर्ट्स के लिए भी टनल बनाए हैं। तो ये अलग अलग टनल्स की रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं टनल्स के, और उस हिसाब से उसकी अलग अलग एक्टिविटीज और उसका ड्यूरेशन, उस हिसाब से उसके हजार्ड्स और रिस्क अवेलेबिलिटी वहां पे आपको आइडेंटिफाई करनी होगी। और फिर आपको डिसाइड करना होगा कि यहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको क्या क्या लेने हैं। तो जैसे यहाँ पे हजार्ड्स क्या हो सकते हैं, तो बॉडी इंजरी हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि हम जो भी रॉक्स से, वो हार्ड रॉक्स से हम काम कर रहे हैं, तो वहां पे स्टोन्स की वजह से, रॉक्स की वजह से, या फिर जो भी आप इक्विपमेंट टूल्स यूज करते हैं, तो मैकेनिकल हजार्ड्स यहाँ पे है जिसकी वजह से इंजरी हो सकती है। फिर कहीं पे अगर मटेरियल या अर्थ स्ट्रांग नहीं है, तो रूफ फॉल होने के चांसेस है, या फिर केविंस होने के चांसेस है, जो ऊपर से मटेरियल या रॉक्स आते हैं और वो जहां पर आप टनल बना रहे हैं वहां पर भी आ सकते हैं, तो इसकी वजह से भी इंजुरीज होने के चांसेस है। या फिर अगर स्टोन्स बड़े होते हैं तो उसकी वजह से क्रश इंजुरी हो सकती है, या फिर अगर जो भी आपका एग्जिट वे है वहां पर भी ये टनल्स पे अगर स्टोन्स आते हैं या मटेरियल आता है, मिट्टी आती है, उसकी वजह से आपका अगर ऑक्सीजन सप्लाई अगर ब्लॉक होता है तो वहां पर सफोकेशन होने के भी चांसेस बन जाते हैं। और उसके अलावा जो सिलिका का जो एक्सपोजर है, क्योंकि यहाँ पे डस्ट पे हम काम कर रहे हैं, जो रॉक्स पे काम कर रहे हैं, वहां पर जो फ्रिक्शन होता है, कहीं पे ड्रिलिंग होता है, साइज रिडक्शन एक्टिविटी होती है, तो इसकी वजह से यहाँ पे सिलिका डस्ट का एक्सपोजर है। या फिर अगर आप कंस्ट्रक्शन जब करते हैं वहां पर सीमेंट डस्ट का भी एक्सपोजर है, तो ये हेल्थ पे आपके इफेक्ट कर सकता है, रेस्पिरेशन ट्रैक्स में भी, जैसे कि लंग्स ओरिएंटेड डिसीजेस होने के भी यहाँ पे चांसेस होते हैं। उसके अलावा कुछ आप केमिकल्स यूज करते हैं, कहीं पे आपको एक्सप्लोजन एक्टिविटीज करने के लिए, कहीं पे पेंटिंग करने के लिए, कहीं पे एडेसिव्स का यूज करने के लिए, कहीं पे जो क्लीनिंग पर्पस के लिए, तो ऐसे बहुत सारे केमिकल्स भी हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये केमिकल के वेपर की वजह से भी यहाँ पे लंग ओरिएंटेड डिसीज होने के चांसेस या स्किन ओरिएंटेड डिसीज होने के भी चांसेस होते हैं। उसके अलावा जो स्पेशल एक्सपोजर यहाँ पे बताया है वो है रेडॉन। तो अगर रेडॉन का एक्सपोजर होता है, रेडिएशंस का एक्सपोजर होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे कैंसर होने के भी चांसेस बन जाते हैं। उसके अलावा ऑक्सीजन डिफिशिएंट एटमॉस्फेयर जो है, तो उसकी वजह से अस्थमा होने के चांसेस, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होने के चांसेस, लंग डिसीजेस होने के चांसेस, या निमोकोनोसिस, सिलिकोसिस होने के जैसे भी चांसेस यहाँ पे बढ़ सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर आपको हजार्ड्स वहां पे आइडेंटिफाई किए हैं आपने, तो वहां पे सेफ्टी मेजर्स क्या हो सकते हैं। तो आपको रेगुलरली अगर आप एयर का मॉनिटरिंग करते हैं, वेंटिलेशन अगर मैक्सिमम यहाँ पे सप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर जो लंग ओरिएंटेड डिसीज होने के चांसेस है, ऑक्सीजन डिफिशिएंट एटमॉस्फेयर जो बनने के चांसेस है, या फिर जो सिलिका की वजह से या रेडॉन की वजह से, या फिर ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स, सीमेंट जैसे मटेरियल्स की वजह से अगर आपको प्रॉब्लम होने के चांसेस है, तो यहाँ पे अभी आप ये मॉनिटरिंग में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वर्क एनवायरनमेंट में ये जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स है उसके अंडर ये अवेलेबल है या नहीं। अगर ये एक्सेस होता है तो उसको आपको पहले कंट्रोल करना जरूरी होगा, और उसके बाद में ही आपको फिर वर्क कंटिन्यू करना जरूरी होगा। जो मिनिमम इल्यूमिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है या फिर जो लाइट की रिक्वायरमेंट होती है वो भी आपको फुलफिल करना है। अगर जो भी आपको कम्युनिकेट करना है वो भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, जैसे अभी हमने सिग्नलिंग की बात की, या फिर आज के डेट में हम वॉकी टॉकी भी यूज करते हैं या फिर मोबाइल्स भी यूज करते हैं, लेकिन इसका यूटिलाइजेशन ये पर्टिकुलर वर्क के लिए आपको करना है, नॉर्मल बातें करने के लिए नहीं, नहीं तो वो डिस्ट्रैक्शन के अंदर चला जाएगा। उसके अलावा है फ्लड कंट्रोल आपको करना है, जहां पर भी स्पेशली फ्लड एरियाज होते हैं, रेनफॉल ज्यादा होते हैं, तो वहां पे आपको फ्लड कंट्रोल करना
जरूरी होगा। जहां पर ये मिनिमम रिक्वायर होने की, जैसे कि आपको हैंड ग्लोव्स यूज करने हैं, सेफ्टी शूज यूज करने हैं, या फिर हार्ड हैट्स या हेलमेट्स यूज करने हैं, या फिर सेफ्टी हार्नेसेस यूज करने हैं, या रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ पीपी यूज करने हैं, तो वहां पर वो भी आपको यूज करना चाहिए। उसके अलावा जो इमरजेंसी प्रोसीजर्स है, इमरजेंसी प्लानिंग से, मॉक ड्रिल से, वो भी आपको यहाँ पे वर्कआउट करना चाहिए। उसका इवैक्यूएशन प्लान भी यहाँ पे होना चाहिए कि अगर इन केस यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होता है, फ्लडिंग जैसी सिचुएशन आती है, या फिर केविंस जैसी सिचुएशन आती है, मटेरियल ऊपर से नीचे चली जाती है, या फिर रॉक्स ऊपर से नीचे आ जाता है, या फिर जो भी आपका इनग्रेस या फिर एग्रेस एक्टिविटीज का जो वे है वो इन या आउट का, वो अगर ब्लॉक हो जाता है, तो उस टाइम आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, उसकी भी प्लानिंग वहां से ठीक तरह से होनी चाहिए। फिर जो चेक इन और चेक आउट प्रोसीजर्स होती है, ये भी आपको ठीक तरह से करनी चाहिए। जब भी आप काम स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले आपको इंस्पेक्ट करना चाहिए कि जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज करनी है, आपको ऑपरेशंस करने हैं, तो उसके लिए सही एटमॉस्फेयर है या नहीं। और जब भी आप क्लोज करते हैं उसके बाद में भी आपको ये चेकआउट ठीक तरह से करना चाहिए। जैसे कि हम कुछ यूटिलिटीज यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, या फिर कॉम्प्रेस्ड एयर यूज करते हैं, या फिर आप हेवी इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, तो उस टाइम भी ये सभी बातें क्लोज हो चुकी है, उसका जो मेन एनर्जी सप्लाई है वो बंद हो चुका है, ये भी चेकआउट में आपको ठीक तरह से देखना चाहिए। जो भी आपने एक्सप्लोजिव यूज किया है उसका ठीक तरह से स्टोरेज हो चुका है या नहीं, या फिर जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपको वही आपने एक्सप्लोजिव मटेरियल यूज किया है कि नहीं, ये भी आपको ठीक तरह से देखना चाहिए। फिर अगर यहाँ पे जो भी आप केमिकल्स यूज कर रहे हैं, कुछ सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, अगर वो फ्लेमेबल कैटेगरीज वाले हैं, तो वहां पर आपको फायर प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन ओरिएंटेड भी एक्टिविटीज कंडक्ट करनी चाहिए। और कुछ मैकेनिकल इक्विपमेंट जो आप यूज करते हैं, तो उसका ट्रेनिंग जिसको दिया गया है उसी पर्सन को, ऑपरेटर को, ये मैकेनिकल इक्विपमेंट यूज करने के लिए परमिशन देनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रिकॉशनरी मेजर्स या सेफ्टी मेजर्स आप ले सकते हैं, और फिर जो टनल्स में हजार्ड प्रेजेंट है उसका लेवल आप कम कर सकते हैं, या फिर रिस्क आप कम कर सकते हैं। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में पाइलिंग एक एक्टिविटी होती है, जैसे कि हमने अभी बताया कि एक्सकैवेशन हो या ब्लास्टिंग हो या ड्रिलिंग एक्टिविटीज हो, उसके बाद में आपको ये मटेरियल स्टोर करना पड़ता है। या फिर अगर आपको पाइपलाइंस बहुत इंस्टॉल करने हैं, बहुत ज्यादा लेंथ में है, किलोमीटर्स में भी पाइपलाइंस हो सकते हैं, तो ये पाइपलाइंस का भी आपको स्टोर करना पड़ता है। अगर आपको स्ट्रक्चर वहां पे कुछ करना है या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करनी है, तो वहां पर सीमेंट जैसे मटेरियल जो है उसका भी पाइलिंग करना जरूरी होता है। तो ये अलग अलग पाइलिंग प्रोसीजर यहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ पर जो मेन कंस्ट्रक्शन ओरिएंटेड जो पाइलिंग प्रोसीजर है उसमें है पाइल फाउंडेशंस। तो यहाँ पर ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे एक लॉन्ग सिलेंडर होगा, जो स्ट्रॉन्ग मटेरियल आप कंक्रीट जैसे यूज कर सकते हैं, और ये ग्राउंड पे लगाने के बाद वहां पे एक स्टडी या रिजिड सपोर्ट बन जाएगा, और वो स्ट्रक्चर होने के बाद फिर आपके ये बाकी के मटेरियल आप यूज कर सकते हैं। तो ये जो भी आप फाउंडेशन में जो भी आप स्टोन्स, सीमेंट या कंक्रीट जैसे स्ट्रक्चर यूज करेंगे, तो वो स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि उस पर लोड आने वाला है। तो वो सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन करना है पाइल फाउंडेशन। तो यहाँ पे आप अलग अलग मटेरियल यूज करके, अलग अलग कैलकुलेशंस करके आपको ये पाइल फाउंडेशन तैयार करना है। तो ये हेवी कॉन्सेंट्रेटेड लोड्स यहाँ पे आ सकते हैं, या फिर हाई राइज स्ट्रक्चर, या फिर ब्रिजेस और वाटर टैंक जैसे स्ट्रक्चर भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको ये फाउंडेशन वहां पे डिजाइन करना जरूरी होगा। फिर ये जो पाइलिंग है, तो ये आपको डायग्राम से भी पता चलेगा कि ऐसे एंड बियरिंग पाइल भी है और कहीं जगह फ्रिक्शन पाइल्स भी है। तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग सॉइल जो होते हैं या स्ट्रॉन्ग रॉक्स जो होते हैं, उस लेंथ तक भी आपको ड्रिलिंग करना हो सकता है। तो ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड होगा कि आपको एग्जैक्टली स्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा क्या करना है, यहाँ पे क्या मटेरियल रखना है, या फिर स्ट्रक्चर क्या डिजाइन करना है। और कहीं जगह आपको फ्रिक्शन पाइल जैसी भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो कुछ जगह आपको मतलब अलग अलग मटेरियल यूज करना पड़ता है, जैसे कि वुडन पाइल हो सकता है, या फिर कंक्रीट पाइल हो सकता है, या फिर स्टील का भी पाइल हो सकता है, और उसके अलग अलग डिजाइन भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे
एच स्ट्रक्चर बताए या फिर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बताए, सर्कुलर स्ट्रक्चर बताए, ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स में भी आप ये अलग अलग पाइल्स यूज कर सकते हैं। अगर ये फोटोग्राफ आप देखेंगे तो इसमें ये पाइल्स का एक एक्टिविटी बताया गया है, जैसे इसमें हैमरिंग करना पड़ता है, जो थिन वॉल स्टील ट्यूब का यूज होता है और वो ग्राउंड में वहां पे कंटिन्यूस हैमरिंग चलती है। उसके बाद में जो भी हैमरिंग की वजह से या इक्विपमेंट्स की वजह से या फ्रिक्शन की वजह से जो भी अर्थ वहां से निकलती है, मिट्टी निकलती है, उसको आपको साइड में निकालना है, वो ट्यूब थ्रू आपको सेपरेट आउट करना पड़ता है। और जो भी स्टील स्ट्रक्चर है उसका रीइंफोर्समेंट आपको करना है, तो उसके लिए भी आपको ये एक्टिविटी ट्यूब थ्रू करनी होगी। और फिर उसके बाद में जो पाइलिंग एक्टिविटी है उसका कास्टिंग करना जरूरी होता है, तो उसके लिए आपको कंक्रीट यूज करना होगा। तो ये आपको पहले ड्रिलिंग करना है, फिर आपको जो मिट्टी है या फिर जो अर्थ होगी, रॉक्स होगी, वो सेपरेट आउट करना है, फिर आपको कंक्रीट यूज करना है, और उसके बाद में फिर पावल फाउंडेशन तैयार करने के बाद ये पाइलिंग एक्टिविटीज आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये अलग अलग एक्टिविटीज यहाँ पे हो सकती है। तो इसमें हजार्ड्स क्या है, तो इसमें हेल्थ हजार्ड एक हो सकता है, जैसे कि आपने अभी जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं या फिर जो ड्रिलिंग एक्टिविटीज बता रहे हैं, तो वहां पर डस्ट वहां पे निकलती है और ये डस्टिंग की वजह से आपके लंग ओरिएंटेड या रेस्पिरेटरी ओरिएंटेड डिसीजेस होने की भी चांसेस होते हैं। अब जब हम ये ड्रिलिंग एक्टिविटीज करते हैं या फिर जो अर्थ सेपरेट आउट करते हैं, ये यहाँ पे बहुत सारा नॉइज जनरेट होगा, वाइब्रेशंस भी जनरेट होते हैं, और ये नॉइज और वाइब्रेशन भी यहाँ पे एक हजार्ड है। उसके अलावा जो मशीनरीज हम यूज कर रहे हैं, तो वहां पर मटेरियल लिफ्टिंग का भी यहाँ पे आपको एक्टिविटीज करनी है, या फिर जो एलिमेंट्स है अलग अलग, वो एलिमेंट्स भी आपको यूज करने हैं, उसकी मूवमेंट्स भी करनी है। तो ये मूवमेंट्स में या एलिमेंट्स यूटिलाइजेशन में भी यहाँ पे जो इंजुरी है वो होने के चांसेस हो सकते हैं। उसके अलावा जो अलग अलग ग्रेडियंट्स हम यूज करते हैं, या फिर जो अलग अलग ग्राउंड कंडीशंस के हिसाब से आपको मटेरियल चेंज करना पड़ता है, उस हिसाब से भी वो मटेरियल ओरिएंटेड भी यहाँ पे हजार्ड होने के चांसेस है। कहीं पे आपको ओवरहेड सर्विसेज भी यूज करनी पड़ती है, तो वहां पे ओवरहेड अगर इलेक्ट्रिकल लाइंस हो सकते हैं या फिर कोई स्ट्रक्चर हो सकते हैं, वहां पर भी हजार्ड हो सकते हैं। या फिर अगर आपको अंडरग्राउंड काम करना है, जैसे कि ये बरीड सिचुएशन है, तो वहां पर भी हजार्ड्स यहाँ पे ज्यादा हो सकते हैं। उसके अलावा जो एक्सकेवेशन एक्टिविटी आपकी चलती है, तो वहां पर अगर अर्थ स्ट्रॉन्गर नहीं है, तो वहां पर कोलैप्स होने के चांसेस हो जाते हैं, या फिर ओवरऑल जो स्ट्रक्चर्स है या वाइब्रेशन है उसकी वजह से भी यहाँ पे कोलैप्स होने के, फॉल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, और जिसकी वजह से एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो ये जो फाउंडेशन है ये एक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के अंडर आएगा। तो कोई भी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे डेवलप करना है, कोई भी आपको यहाँ पे बिल्डिंग बनानी है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है फाउंडेशन। तो ये फाउंडेशन अगर आपने जो मिनिमम कैलकुलेशन है उससे अगर अच्छा किया, तभी आपके जो कोलैप्स होने के चांसेस या स्ट्रक्चर के ओरिएंटेड जो प्रॉब्लम्स है वो मिनिमाइज आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ प्रोपोर्शंस के कैलकुलेशन से आपको कितनी हाइट तक स्ट्रक्चर बनाना है, उस हिसाब से आपका फाउंडेशन डिजाइन होगा। तो ये जो ओवरऑल वेट होगा स्ट्रक्चर का, तो वो स्ट्रक्चर का वेट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो भी उसका वेट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो उस हिसाब से उसका जो वेट थे या लेंथ है वो यहाँ पे डिसाइड होगा। सॉइल को आपको टेस्ट करना होगा, क्योंकि सॉइल के स्ट्रेंथ के बेसिस पे ही आपका फाउंडेशन और उसका स्ट्रक्चर का जो डिजाइन है वो आप फाइनलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एंकर है वो भी आपको कैसे यूज करना चाहिए, या फिर जो एक्टिविटीज है उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं वो भी आपको यहाँ पे डिसाइड करना है। जैसे अर्थक्वेक, यहाँ पे कितने चांसेस है अर्थक्वेक होने के, कितने रेक्टर्स तक या स्केल तक वो चांसेस हो सकते हैं, या फिर फ्लड के चांसेस कितने हैं, या फिर यहाँ पे फ्रॉस्ट वेव्स के या टोर्नेडोज के या विंड वेलोसिटी हायर साइड के होने के कितने चांसेस है, वो रीजन के ऊपर डिपेंड होगा। तो वो जो भी क्लाइमेट कंडीशंस है वो आपको हिस्टोरिकल डेटा बता देगी कि यहाँ पे चांसेस क्या क्या है। तो वो चांसेस के हिसाब से भी आपको ये स्ट्रक्चर और उसका फाउंडेशन डिजाइन करना होगा। उसके अलावा जो लेवल है सरफेस का,
उस सरफेस का लेवल भी आपको डिसाइड करना। जैसे कि अगर हमने बताया कि यहाँ पे फ्लड एरिया है तो आपको वो भी जो सरफेस लेवल है वो आपको थोड़ा सा ऊपर उठाना होगा, क्योंकि अगर वहां पे वाटर लेवल नॉर्मल आ जाता है तो कंटिन्यू वाटर लेवल की वजह से और कंटिन्यू वाटर टच की वजह से जो भी आपका फाउंडेशन है वो वीक हो सकता है, या फिर जो सराउंडिंग अर्थ होता है वो भी वाटर की वजह से वीक हो सकता है, वहां पे कोलैप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए आपको लेवल भी चेंज करना होगा मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस के बेसिस पे। फिर जो कुछ एक्टिविटीज होती है, जैसे कहीं पे ओवरलोडिंग होने के चांसेस होती है, या फिर जो स्टेबिलिटी है वो आपने अगर ठीक तरह से नहीं देखा तो वहां पर भी यहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस है। और इसीलिए गवर्नमेंट ने स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट कंपलसरी किया है, और जो भी आपको डिजाइन बताया है वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट के हिसाब से ही वही डिजाइन आपको रखना चाहिए। अगर वो डिजाइन में अगर आप चेंज कर रहे, कहीं पे आपने एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन किया, या फिर जो मेन फाउंडेशन होता है या फिर कॉलम्स होते हैं उस पे ही आपने कुछ चेंजेस किए तो वहां पर कोलैप्स होने के भी चांसेस बन जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। उसके अलावा कुछ लैटरल मूवमेंट्स होती है, सपोर्टेड स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो कुछ लेवल्स से यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो सकती है, लेकिन वो फाउंडेशन उसी हिसाब से आपको करना होगा कि आपको लैटरल मूवमेंट्स भी यहाँ पे हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई ऑफशोर या ऑनशोर की एक्टिविटीज कुछ देखेंगे, ड्रिलिंग एक्टिविटीज देखेंगे, स्पेशली अगर आप क्रूड ऑयल एक्टिविटीज देखेंगे तो उसके प्लेटफॉर्म में बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स होती है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स में ऐसे मूवमेंट हो सकती है, उस हिसाब से भी आपको ये स्ट्रक्चर बनाना होगा, उस हिसाब से आपका फाउंडेशन बनाना होगा। तो अगर फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होगा, रिजिड होगा, और बाकी सभी मेट्रोलॉजिकल कंडीशन का ध्यान लेते हुए अगर ये बनाया होगा तो यहाँ पे ये जो भी आपका स्ट्रक्चर होगा ये स्ट्रांग बनेगा। तो ये अलग अलग फाउंडेशन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे शैलो फाउंडेशन होगा या फिर डिप फाउंडेशन होगा। शैलो फाउंडेशन में भी ये अलग अलग केसेस है, जैसे कि आइसोलेटेड फुटिंग्स हो सकते हैं, या फिर कंबाइंड फुटिंग्स हो गए, स्ट्रैप फुटिंग हो गई, ग्रिलेज फुटिंग होगी, या मैट और राफ्ट फुटिंग हो सकता है। और डिप फाउंडेशंस में पाइल्स हो सकते हैं, कॉफर डैम्स हो सकते हैं, या काइजन्स हो सकते हैं। तो ये अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से आपको फाउंडेशन डिसाइड करना है कि आपको एग्जैक्टली क्या फाउंडेशन सुटेबल होगा उस कंडीशन और उस स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो ये अलग अलग यहाँ पे पिक्चर्स थ्रू भी आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग फुटिंग्स कैसे होती है। जैसे ये सिंपल वॉल फुटिंग है, या सिंपल कॉलम फुटिंग है, या फिर स्लोप कॉलम फुटिंग है, या फिर स्टेप वॉल फुटिंग है, या फिर स्टेप कॉलम फुटिंग है। तो एग्जैक्टली ये वर्टिकल कितना लोड होगा, स्ट्रक्चर का वेट कितना होगा, उस हिसाब से ये फाउंडेशन फाइनलाइज होगा। अगर ये लेंथ ज्यादा है स्ट्रक्चर के हिसाब से, और ये मूवमेंट यहाँ पे ऐसे ज्यादा हो सकती है, और उसका वेट कम है, तो इस हिसाब से ये आप चॉइस कर सकते हैं। ये डिपेंड है कि आपका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली क्या है, उसका वेट क्या है, मूवमेंट्स कैसी हो सकती है, उसका मैक्सिमम लोड क्या हो सकता है, उस हिसाब से आपको ये अलग अलग फाउंडेशन के जो टाइप है वो आपको सुटेबली चॉइस करनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में अभी तक जो हमने अलग अलग एक्टिविटीज देखी, उसमें चाहे वो एक्सकेवेशन एक्टिविटीज हो, ट्रेंचिंग हो, ब्लास्टिंग हो, या फिर ड्रिलिंग एक्टिविटीज हो, और इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज में जो लगने वाले इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स और हेवी इक्विपमेंट्स, या जो मूवेबल इक्विपमेंट्स या फिर मशीनरीज, उसके बारे में हमने बात की। तो उसमें हजार्ड्स क्या अवेलेबल हो सकते हैं, रिस्क लेवल क्या हो सकता है, प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लेने चाहिए, उसके बारे में अभी हमने बात की। तो अभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में लैडर्स और स्कैफोल्ड ये सबसे ज्यादा यूज करने वाले इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पे स्कैफोल्ड की हम बात करते हैं। तो ये जो जहां पे आपको प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर आपको काम करना है एक पर्टिकुलर हाइट पे, तो इसीलिए स्कैफोल्ड यूज होता है। तो यहाँ पे हजार्ड्स जो स्कैफोल्ड ओरिएंटेड हो सकते हैं, तो वो है फॉल ऑफ पर्सन, या फॉल ऑफ मटेरियल, या स्कैफोल्ड कोलैप्स। तो जैसे लैडर्स के डिजाइन होते हैं, उसके अलावा अगर
आपको लैडर सिर्फ क्लाइंबिंग के लिए या फिर उतरने के लिए आपकी जरूरत हो सकती है, लेकिन स्कैफोल्ड इसलिए यूज होता है कि अगर आपको वर्किंग एट हाइट कुछ काम करना है, पेंटिंग करना है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करनी है, रिपेयर करना है, मेंटेनेंस करना है, तब आप स्कैफोल्ड यूज करते हैं। लेकिन अगर ये स्कैफोल्ड उस काम के हिसाब से अगर सुटेबली डिजाइन नहीं होगा या फिर आपने सुटेबल स्कैफोल्ड अगर यूज नहीं की होगी, तो वहां से वो पर्सन फॉल हो सकता है, क्योंकि उसका जो हाइट है वो हाइट पे एक मैटर कर सकता है, और आपके जो मूवमेंट्स है वो मूवमेंट के हिसाब से भी ये फॉल ऑफ पर्सन एक हजार्ड हो सकता है। दूसरी चीज है कि यहाँ से मटेरियल भी फॉल हो सकता है। और तीसरी चीज है, अगर वो स्कैफोल्डिंग का डिजाइन ठीक नहीं होगा या फिर आपको जिस तरह से यूज करना चाहिए उस तरह से अगर आपने यूज नहीं किया, प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो नहीं, तो यहाँ पे स्कैफोल्ड कोलैप्स भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसका एग्जैक्ट एंगल कितना होना चाहिए, उसका मूवमेंट कैसा होना चाहिए, उस पर लोड कितना होना चाहिए, और जो भी पर्सन काम करने वाला है उसकी एक्टिविटीज और उसके भी एंगल्स कैसे होने चाहिए, ये सब स्कैफोल्डिंग की बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर उस हिसाब से अगर आप काम नहीं करेंगे तो यहाँ पे स्कैफोल्ड कोलैप्स होने के भी चांसेस है, और यहाँ पे इंजुरी होने के भी चांसेस हो सकते हैं। स्पेशली अगर हाइट ज्यादा होती है तो यहाँ पे फैटलिटीज की भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स हो सकते हैं जो स्कैफोल्ड ओरिएंटेड हजार्ड को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो वो है गार्ड रेलिंग। तो यहाँ पे एक गार्ड रेलिंग अगर आपने एक ठीक तरह से फिटिंग किया होगा, एक पर्टिकुलर हाइट पे लगाया होगा, तो ये गार्ड रेल्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे, मटेरियल को भी प्रोटेक्ट करेंगे वहां से गिरने के लिए। तो अगर कहीं से ये आप पर्सन कोलैप्स होने के या फॉल होने के चांसेस है या मटेरियल फॉल होने के चांसेस है, तो गार्ड रेल वहां पे प्रोटेक्शन दे सकता है। उसके अलावा जो भी स्ट्रॉन्ग या जो रिजिड सपोर्ट होना चाहिए, वो प्लेटफॉर्म का डिजाइन ठीक तरह से होना चाहिए। तो जितने भी वहां पे वर्कर काम करने वाले हैं, चाहे वो सिंगल हो या 2-3 लोग हो या फिर 4-5 लोग हो, जो भी आपको प्लेटफॉर्म जिस हिसाब से आपको काम करना है उस हिसाब से वो प्लेटफॉर्म को डिजाइन करना होगा। और उसके अलावा अगर जो भी वर्कर होते हैं उससे मटेरियल का भी लोड जो भी होगा वो भी आपको डिजाइन कैलकुलेशंस में ऐड करना चाहिए, और उस हिसाब से वो प्लेटफॉर्म को डिजाइन करना चाहिए। जो भी राउंड होता है वो कंटिन्यू ऐसा होना चाहिए कि वहां पे कंटिन्यूअसली स्कैफोल्डिंग का मूवमेंट, स्कैफोल्डिंग का यूटिलाइजेशन, स्कैफोल्डिंग का मैक्सिमम लोड, इसके बारे में ध्यान में रखना चाहिए। तो इसके लिए आपको कंटिन्यू इंस्पेक्शन या सुपरविजन की भी जरूरत होगी। तो जो पर्सन को अगर थर्ड पर्सन को कहीं पे पॉइंट आउट होता है कि स्कैफोल्डिंग का सही यूज नहीं है या फिर ये पार्ट इसका यहाँ पे डैमेज हो चुका है, ये यूज नहीं करनी चाहिए, तो ऐसे बारे में आपको ये बताना होगा। उसके अलावा जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हैं जहां से टूल्स या मटेरियल फॉल होने के चांसेस है, तो वहां पर भी कुछ ना कुछ ऐसे प्रोविजन करनी चाहिए तो वो मटेरियल या टूल नीचे नहीं आने चाहिए। कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जो फ्रिक्वेंटली आपको यूज करना पड़ता है, तो उसके लिए कुछ टूल बॉक्स अगर आप यूज कर पाए या फिर नेट्स यूज कर पाए या फिर ऐसा कुछ कवरिंग यूज कर पाए जिसकी वजह से ये टूल्स नीचे गिरने के चांसेस कम हो जाएंगे, तो ऐसे टूल्स को आपको कुछ न कुछ प्रोविजन देनी चाहिए वो पर्टिकुलर स्कैफोल्ड पे ही या फिर प्लेटफॉर्म पे ही। उसके अलावा जो पर्सन यहाँ पे फॉल होने के चांसेस होते हैं उसको भी यहाँ पे आपको मिनिमाइज करना है। तो उसके लिए भी जो पर्टिकुलर गार्ड रेलिंग की हाइट होती है, उसकी स्ट्रेंथ होती है, उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा और उस हिसाब से वो डिजाइन करने होगी। तो ये कुछ ऐसे प्रिवेंशन मेथड है या टेक्निक है जिसकी वजह से ये स्कैफोल्डिंग के हजार्ड्स आप मिनिमाइज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो भी पर्सन काम करते हैं वो अगर एक्सपीरियंस पर्सन होंगे, स्किल पर्सन होंगे, तो यहाँ पे फॉल होने के चांसेस या एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को मालूम होता है कि कहाँ पे हजार्ड से किस एंगल में काम करना चाहिए और कितने लोड पे ही काम करना चाहिए, किस हिसाब से काम करना चाहिए। अगर ये परमानेंट स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर जो मूवमेंट्स है वो आप इजीली कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चर है या बिल्डिंग्स है, तो वहां पे परमानेंट स्कैफोल्डिंग नॉर्मली यूज करते हैं क्योंकि वहां पे मूवमेंट ज्यादा होती है। उसके अलावा जो ओवरलोडिंग के चांसेस होते हैं, तो वो ओवरलोडिंग जो मैन पावर हो या मटेरियल हो वो आपको यहाँ पे कंट्रोल करनी होगी। तो जितना
मैक्सिमम लोड दिया गया है उसी हिसाब से आपको यूटिलाइज करना होगा। अगर जहां पे क्रेन्स की मूवमेंट है या फिर हेवी इक्विपमेंट या व्हीकल्स की मूवमेंट है तो वहां पर ये स्कैफोल्ड स्ट्रक्चर का भी ध्यान देना होगा, क्योंकि वाइब्रेशंस की वजह से या फिर अगर उनको टच होता रहता है तो उसकी वजह से भी स्कैफोल्ड कोलैप्स हो सकता है। तो ये भी जो सुपरवाइजर है, जो भी राउंड करने वाले पर्सन्स है, उनको ध्यान में आना चाहिए कि ये जो इक्विपमेंट्स या व्हीकल्स है या जो मूवमेंट्स है वो मूवमेंट्स स्कैफोल्ड और ये मूवमेंट्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस, सेफ्टी डिस्टेंस रखना चाहिए। उसके अलावा जो वर्किंग प्लेटफॉर्म पे जो आप पावर टूल्स यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक टूल्स यूज करते हैं, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स के चांस होते हैं। उसके अलावा अगर जो भी आपके स्कैफोल्ड की हाइट है और प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जब खड़े रहते हैं तो ये टोटल अगर हाइट देखेंगे तो ओवरहेड लाइंस का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ओवरहेड लाइंस को अगर टच हो जाता है स्कैफोल्ड, तो मैक्सिमम स्कैफोल्डिंग का स्ट्रक्चर मेटालिक स्ट्रक्चर होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी वहां से पास होगी और फैटेलिटी होने की यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर प्रिडिक्शंस या फिर जजमेंट आपको नहीं आता है और वो अगर रॉड टच हो जाता है ओवरहेड लाइंस को, तो वहां पे फैटेलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं और ऑलरेडी एक्सीडेंट हो चुके हैं। कुछ एक्सपीरियंस वर्कर जो स्पेशली स्कैफोल्डिंग का डिसमेंटलिंग करते हैं, उनके थ्रू ही ये प्रोसीजर करनी चाहिए। अगर स्कैफोल्डिंग का काम खत्म हुआ है, अभी उसको डिसमेंटल करना है और दूसरी जगह लेके जाना है, तो वो एक्सपीरियंस वर्कर्स थ्रू ही ये पर्टिकुलर सीक्वेंस से ही काम करना चाहिए। अगर ये नहीं किया गया तो यहाँ पर भी हजार्ड्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके अलावा जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है, तो ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ठीक तरह से आपको यूज करने, जैसे अभी सेफ्टी के जो फुल बॉडी हार्नेस हम यूज करते हैं, सेफ्टी हार्नेस यूज करते हैं, हेलमेट्स यूज करते हैं, तो यहाँ पर अगर स्कैफोल्डिंग फिक्स है और वहां पर स्ट्रिंजर या स्ट्रॉन्गर सपोर्ट है तो सेफ्टी हार्नेस का एक हुक वहां पे आप लगा सकते हैं। अगर ये फिक्स सपोर्ट नहीं है और स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का यूज करना होगा और उस हिसाब से सेफ्टी बॉडी हार्नेस का यूज करना होगा। तो ये अलग अलग पीपीज भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हम वर्किंग एट हाइट की बात कर रहे हैं तो हाइट से अगर कोई फॉल होता है तो वहां पे मेजर एक्सीडेंट या फैटलिटीज के ही चांसेस बन जाते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेफ्टी हार्नेस जो है, फुल बॉडी हार्नेस, उसका इंपॉर्टेंस है। अगर आपका स्कैफोल्ड स्ट्रक्चर कोलैप्स भी हो जाता है या फिर प्रॉब्लम आ जाता है तो सेफ्टी हार्नेस आपको बचा सकती है। जो भी प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं तो वहां पे जितना जरूरी है उतना ही सामान यूज करना चाहिए, जितना मटेरियल या जो टूल्स है उतने ही यूज करने चाहिए। उसके अलावा अगर आप मटेरियल यूज करेंगे, अननेसेसरी मटेरियल वहां पे लेके जाएंगे तो उसका लोड बढ़ेगा और वहां पे जो सिंपल फॉर्म में जो काम हो सकता है वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और यहाँ पे आपका फोकस या कॉन्सेंट्रेशन डिस्ट्रैक्ट अगर होता है तो आप वहां से एक पर्टिकुलर हाइट से गिर सकते हैं। उसके अलावा जो रेगुलर इंस्पेक्शन एग्जामिनेशंस की हमने बात की या फिर जो रेगुलर चेक होने चाहिए वो रेगुलर चेक भी यहाँ पे होने चाहिए। जैसे कि स्कैफोल्डिंग के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे टाई रॉड्स है या फिर जो बोल्ट्स है या फिर प्लेटफॉर्म है, गार्ड रेल्स है, ये सभी बातें आपको रेगुलरली चेक करनी होगी। उसके अलावा जो प्लेटफॉर्म है उसका मिनिमम विड्थ जो है वो कम से कम 1 मीटर होना चाहिए और जो पर्सन है वो कितने एकोमोडेट हो सकते हैं, वहां पे मटेरियल कितना हो सकता है वो भी यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके रखना चाहिए। उसके अलावा जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं या फिर वॉकवेज होते हैं उसके ओपनिंग्स और गैप्स का भी आपको जजमेंट लेना होगा कि आपकी मूवमेंट क्या होगी, आपकी हाइट क्या होगी या फिर आप मटेरियल अगर कन्वे करते हैं तो उसके लिए कितनी जगह होगी। तो ये स्पेस कैलकुलेशंस भी आपको करने होंगे और उसी हिसाब से ये डिजाइन करना होगा। अगर कहीं पे हाइट कुछ ज्यादा होती है तो उस हिसाब से भी आपको एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्शंस लाने होंगे। कम से कम मैन पावर, कम से कम मटेरियल्स वहीं पे कन्वे होगी और उसी सिस्टम पे वो काम कर सके। तो सेफ्टली वेज से आपको काम करना जरूरी है। अगर आप यहाँ पे रश करेंगे, आप बहुत जल्दी जल्दी काम करने की ट्राई करेंगे तो यहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं।
जिन लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि कुछ हाइट पे काम करने की वजह से कुछ लोगों को नॉजिया या अनकंफर्टेबल फीलिंग होना या चक्कर आना, ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसीलिए वर्किंग एट हाइट कंडीशंस के लिए नॉर्मली वर्टिगो टेस्ट किया जाता है, और वर्टिकल टेस्ट थ्रू पता चल सकता है कि ये पर्सन ये पर्टिकुलर हाइट पे काम करने के लिए एलिजिबल है या नहीं। अगर इनकेस कोई एलिजिबल होता भी है और ऊपर जाने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो वहां पर भी आपको फिर से मेडिकल फिटनेस चेक करनी होगी कि शायद कुछ दिनों के पहले हमने जो फिट टेस्ट की थी या वर्टिगो टेस्ट की थी वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अभी कुछ कंडीशंस चेंज होने की वजह से या मेडिकल जो कंडीशन है वो पर्सन की अगर उसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से भी आपको फिर से ये मेडिकल फिटनेस चेक करनी होगी, अदरवाइज यहाँ पर भी एक्सीडेंट होने के चांसेस है। तो ये बहुत सारे अलग अलग स्कैफोल्ड ओरिएंटेड प्रिकॉशनरी मेजर्स है, और ये कुछ एग्जांपल्स है जहां पर ये स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म, रॉड्स, गार्ड रेल्स, लैडर्स, सेफ्टी हार्नेसेस, हेलमेट्स यूज कर रहे हैं। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है जहां पर ये स्ट्रक्चर या बिल्डिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है, तो यहाँ पर ये फिक्स जो स्कैफोल्ड है वो यूज करते हैं। तो नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो इंडिया में जो स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बाम्बू टाइप में होते हैं, यानी कि वुडन प्लेटफॉर्म वाले होते हैं। इंडस्ट्रीज में अगर आप देखेंगे और आज के डेट्स में कुछ जो इंडस्ट्रीज है वो अभी स्टील स्ट्रक्चर पाइप जो है वो पाइप का यूज करके भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाते हैं और वो स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बना सकते हैं। तो अगर लेंथ ज्यादा होती है तो वहां पे आपको जॉइंट्स यूज करना पड़ते हैं, कहीं पे आपको जो लॉकिंग मैकेनिज्म है वो आपको यूज करना पड़ता है, कहीं पे आपको टी या क्रॉस में पाइप्स का सिस्टम्स यूज करना पड़ता है। तो जो भी आपको यूटिलाइज करना है तो उसका स्ट्रेंथ आपको चेक करके उसके बाद में ही आपको ये अलाउ करना चाहिए कि ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे इतना वेट आप मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी ये सेफ्टी हार्नेस का भी यूज किया गया है, लेकिन जिस बेसिस पे ये सेफ्टी हार्नेस रिलाय करती है तो वो स्ट्रक्चर पहले स्ट्रांग होना चाहिए। ये इंस्पेक्शन एक्सपीरियंस होल्डर और जो एक्सपर्ट्स पर्सन होते हैं उनसे लेना चाहिए और उसके बाद में ही इसको परमिशन देनी चाहिए। उसके अलावा अभी ये कुछ स्कैफोल्डिंग होती है जो मूवेबल होती है, जैसे कि यहाँ पे आपको व्हील्स दिखाई देते हैं, और ये कुछ प्लेटफॉर्म होते हैं। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म में अलग अलग पर्सन भी यूज कर सकते हैं, या फिर सेम पर्सन अलग अलग प्लेटफॉर्म में अलग अलग काम भी कर सकता है। तो ये आपका एग्जैक्टली काम क्या है, लोड कितना आ सकता है, वहां पे मटेरियल आप क्या कन्वे करने वाले या टूल्स क्या लेके जाने वाले, उस हिसाब से ये अलग अलग हाइट के अलग अलग स्ट्रेंथ के आप मूवेबल स्कैफोल्ड भी यूज कर सकते हैं। तो ये कम हाइट के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है, ये ज्यादा हाइट के लिए यूज किया जाता है। तो डिपेंड से वर्किंग कंडीशन क्या है उस हिसाब से आपको ये जो भी सुटेबल स्कैफोल्ड होगा वो आपको चॉइस करना चाहिए, उसका रेगुलर इंस्पेक्शन करना चाहिए, रेगुलर चेकिंग करना चाहिए, और उसके बाद में अगर कोई रिपेयर मेंटेनेंस या डैमेज रिप्लेसमेंट एक्टिविटीज होगी वो कंप्लीट करके ही परमिशन देनी चाहिए। कुछ जगह आपको शटरिंग या फॉर्म वर्क की जरूरत होती है। तो यहाँ पे जैसे एच फॉर्म वर्क दिखाई देता है आपको, ये पर्टिकुलर टिपिकल फॉर्म में जो एच फॉर्म होता है उस हिसाब से यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ये एच फॉर्म यानी कि जैसे कि मोल्ड के डिजाइन होते हैं, जैसे कि आपको कोई एक पेन है तो पेन का डिजाइन करना है तो उसके लिए प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में मोल्ड तैयार किया जाता है, और उसके बाद में उसमें जो मेल्टेड प्लास्टिक होता है वो वहां पे जाता है, और उसके बाद में कूलिंग करने के बाद उस हिसाब से उसका डिजाइन होता है। उसी हिसाब से यहाँ पर भी ये एच फॉर्म का सीमेंट या कंक्रीट स्ट्रक्चर जो है वो यूज किया जाता है। तो इसका एक मोल्ड डिजाइन होता है, और वो मोल्ड में आपको ये कंक्रीट वहां पे ऐड करना होता है, और उसके बाद में कुछ टाइम पीरियड के बाद जो भी कंक्रीट का टाइम पीरियड होगा वो टाइम पीरियड के बाद उसको ड्राई कंडीशन में रखा जाएगा, और फिर उसका जो मिनिमम सफिशिएंट स्ट्रेंथ आपको रिक्वायर्ड है वो टेस्ट किया जाता है, और ये एच फॉर्म वर्क आप यूज कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली इंजीनियरिंग सिस्टम है जहां पे कंक्रीट्स का यूज किया जाता है और मोल्ड्स का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मेन हजार्ड्स जो है वो मेन हजार्ड यही होते हैं कि अगर आपने जो भी रिक्वायर्ड टाइम है या फिर जो रिक्वायर्ड
कंक्रीट का मटेरियल है या क्वालिटी है, वो अगर ठीक तरह से यूज नहीं की या टाइम पीरियड उसको पर्टिकुलर नहीं दिया, तो वहां पे ये पूरा स्ट्रक्चर फॉल होने के चांसेस होते हैं। कई जगह अगर ज्यादा हाइट पे ये काम करना पड़ता है तो फॉल ऑफ पर्सन भी यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं। तो ये कुछ हजार्ड्स यहाँ पे एसोसिएटेड है। अगर जहां पे ये आपको स्ट्रक्चर इनिशियल जैसे हमने असेंबलिंग या डिसमेंटलिंग जैसे प्रोसेस होती है, वैसे यहाँ पर शटरिंग या डी शटरिंग ऑपरेशन होते हैं। तो ये शटरिंग या डी शटरिंग ऑपरेशन जब करते हैं, जैसे कि ये आपको शटरिंग करना है, फिर पुअर कॉन्क्रीट करना है, और फिर बाद में ये कंप्लीट ड्राई होने के बाद, सॉलिडिफाई होने के बाद डी शटरिंग करना पड़ता है। तो ये शटरिंग और डी शटरिंग करते टाइम भी यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर कोलैप्स होने के या फॉल ऑफ पर्सन के भी चांसेस हो सकते हैं। ये भी यहाँ पे हजार्डस है, और यहाँ पे फैटिलिटी होने के भी चांसेस बन जाते हैं अगर ये स्ट्रक्चर कोलैप्स होता है। तो ये अलग अलग कंपोनेंट्स, अलग अलग क्वालिटीज, मटेरियल की क्वांटिटीज, उस हिसाब से, और मोल्ड एग्जैक्टली किस डायमेंशन का है उसके बेसिस पे कुछ हजार्ड्स यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जो शटरिंग या डी शटरिंग एक्टिविटीज है या फिर फॉर्म फॉर्मेशन या मोल्ड का यूटिलाइजेशन है, तो यहाँ पर आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या क्या लेने चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप फॉर्म यहाँ पे यूज करने वाले, जो भी मोल्ड यूज करने वाले, जो भी शटरिंग डी शटरिंग के लिए जो भी कंपोनेंट्स यूज करने वाले हैं, तो उसका स्ट्रेंथ और उसका स्टेबिलिटी ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो ये अगर अच्छे स्ट्रेंथ के होंगे सभी कंपोनेंट्स, स्टेबिलिटी अच्छी होगी, तो यहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाएंगे। जब भी आप ये शटरिंग डी शटरिंग प्रोसीजर्स आप करते होंगे, तो यहाँ पे जो सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है उसको फॉलो करना जरूरी होगा। फिर वहां पर भी आपके जो एक्सीडेंट के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे। और जो भी अलग अलग कंपोनेंट्स के जो मिनिमम क्वालिटी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना होगा, उसके लिए क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम भी आप रन कर सकते हैं। जहां पर भी आपको लगता है कि ये ट्रेनिंग की जरूरत है, डेमोन्स्ट्रेशन की जरूरत है, मॉक ड्रिल्स की जरूरत है, तो ऐसे अलग अलग एक्सरसाइज आप यहाँ पे कर सकते हैं, और वहां से भी आपको ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस मिलेगा, और फिर वो हजार्ड्स और एक्सीडेंट के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे। उसके अलावा जो वर्क, ये जो एच फॉर्म वर्क अभी हमने दिखाया था, जो भी पर्सन यहाँ पे यूज करते होंगे, तो उनको 100% ये मालूम होना चाहिए कि ये फॉर्म जब बनाते हैं तो उस हिसाब से आपको सीक्वेंस क्या है, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या है, और इन केस अगर कुछ कंपोनेंट का प्रॉब्लम आता है तो उस टाइम आपको क्या करना है। तो वो ये ट्रेंड एक्सपीरियंस पर्सन ही यहाँ पे काम करेंगे। उसके अलावा जो स्ट्रिक्ट सुपरविजन यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि हर एक कंपोनेंट को आपको ध्यान देना है। एक भी कंपोनेंट का क्वालिटी अगर डिग्रेड होता है या फिर उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है या फिर अगर वो स्टेबल नहीं होता है तो पूरे स्ट्रक्चर पे ही इफेक्ट हो सकता है। इसलिए रेगुलर और स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन करना भी यहाँ पे जरूरी होगा। जो भी लिफ्टिंग करना है, आपको मटेरियल लिफ्ट करना है, कंक्रीट लिफ्ट करना है, कंपोनेंट्स लिफ्ट करना है, तो वो लिफ्टिंग मशीनरीज भी आपको प्रॉपर तरीके से यूज करनी चाहिए। और जो भी कंप्लीट असेंबली होगी एच फॉर्म्स की, तो उसके ओरिएंटेड भी ध्यान देना चाहिए। और फिर जो भी कंक्रीटिंग स्ट्रक्चर होगा, भी लोकेशन होगा, वो भी आपको ठीक तरह से फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर भी एक्सपीरियंस और कॉम्पिटेंट पर्सन जो है वो यहाँ पर आपको प्रेजेंट चाहिए, तभी आपको जो भी मेन सेफ्टी गाइडलाइंस है वो आपको मिल जाएगी, और फिर आप उसी तरह से आप काम कर सकेंगे। अभी जैसे हमने बात की थी स्कैफोल्ड की, स्कैफोल्ड एग्जैक्टली कहाँ पे लगता है, उसकी जरूरत क्या है, उसमें हजार्ड्स क्या है, और प्रिकॉशनरी मेजर्स हम क्या फॉलो कर सकते हैं। उसी तरह कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में लैडर भी एक मेजर कंपोनेंट है। तो हम बहुत सारी जगह जहां पर आप नॉर्मल सरफेस या ग्राउंड लेवल की जगह एलिवेशन पे काम कर रहे हैं, कुछ हाइट पे काम कर रहे हैं, तो आपको उस पर्टिकुलर हाइट पे जाना है, तो वहां पे अगर आपको सिर्फ क्लाइंबिंग करना है या फिर उस हाइट से अगर नीचे आना है, या फिर अगर आपके जैसे एक्सकैवेशन एक्टिविटीज के बारे में हमने बात की थी, एक पर्टिकुलर डेप्थ में आपको जाना है, अंडरग्राउंड में काम करना है, या फिर टनलिंग में काम करना है, या फिर हाइट पे कुछ जाना है, तो बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज है जहां पे लैडर्स की जरूरत हो सकती है। तो ये लैडर्स हम यूज कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में। और अगर आपको बहुत टाइम काम करना है तो आपको स्कैफोल्डिंग में काम करना होगा।
और आपको टेम्पररी पर्टिकुलर एलिवेशन पे जाने के लिए या वहां से नीचे जाने के लिए अगर आपको यूज करना है तो आप लैडर यूज करते हैं, यानी कि नॉर्मल जो सीढ़ी रहती है वो सीढ़ी आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी वापस से कन्वेंशनल स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो सीढ़ियों का सबसे ज्यादा यूज होने वाला मटेरियल पहले भी वुडन ही था। आज के डेट में बहुत सारी जगह वुडन यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको इंडस्ट्रीज में काम करना है, अगर आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम करना है तो वहां पर मेटल्स यूज होते हैं। उसमें भी अलग अलग मेटल्स यूज होते हैं, कहीं पे माइल्ड स्टील की जरूरत होती है, कहीं पे एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर चला जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर का लाइट वेट और स्ट्रेंथ अच्छी होने की वजह से भी यहाँ पर अभी ये यूटिलाइज हो रहा है। कहीं पे आपको जो लॉकिंग मैकेनिज्म है, जॉइनिंग मैकेनिज्म है, वहां पर अलग अलग रबर या कॉम्पोजिट जैसे मटेरियल भी अभी यूज करने लगे। तो ये बहुत सारे अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है और अभी अभी प्रोविजंस मिल चुकी है। तो जो कन्वेंशनल लैडर्स थे उसके अलावा भी बहुत सारे लैडर्स यहाँ पे अवेलेबल है। अभी जो लैडर्स हम यूज कर रहे हैं तो वहां पर भी कुछ मेन हजार्ड है, जैसे कि स्लिप ऑफ लैडर। तो जिस लैडर्स को लॉकिंग मैकेनिज्म नहीं है, या फिर जब वो पर्सन वहां पे चढ़ जाता है, क्लाइंब करता है, तो अगर ठीक एंगल से, ठीक डायरेक्शन से अगर वो नहीं करता है तो ये लोड शिफ्ट हो सकता है, जिसकी वजह से लैडर स्लिप हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों बातें, जैसे कि ग्राउंड पर भी एक लॉकिंग मैकेनिज्म होता है और जहां पर आपको क्लाइंब करना है वहां पर भी लॉकिंग मैकेनिज्म होता है। तो इन केस अगर आपका पर्सन का बैलेंस भी प्लस माइनस हो जाता है तो ये लॉकिंग की वजह से ये स्लाइडर स्लिप होना जो है आप प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन ये एक हजार्ड है, क्योंकि ये सभी इंडस्ट्रीज में, सभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में ये लॉकिंग वाले ही लैडर्स यूज हो जाएंगे, ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है। तो कुछ टेम्पररी वर्क के लिए नॉर्मल लैडर्स भी यूज होते हैं। अगर आप जो भी हाइट का आप लैडर से यूज कर रहे हैं तो वहां से फॉल होने के चांसेस है, तो ये फॉल अप पर्सन ये एक हजार्ड है। लैडर कोलैप्स होने के भी चांसेस है। अगर आपने ओवरलोड वहां पे किया लैडर्स पे, पर्सन मोर देन वन या ज्यादा पर्सन जिस लैडर की कैपेसिटी उससे ज्यादा अगर ये क्लाइंबिंग ऑपरेशन होता है तो वहां पर भी ये सीरियस इंजरी होने के चांसेस हो जाते हैं। या फिर मटेरियल भी आप कन्वे कर रहे हैं, उसका भी लोड अगर यहाँ पे ऐड होता है तो वो भी लैडर कोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रोक्यूशन है, यानी कि इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स या इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस है। तो जहां पर मेटेलिक लैडर होते हैं वहां पर ये पॉसिबिलिटी है, जहां पर वुडन लैडर्स होते हैं वहां पे ये चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन मेटेलिक लैडर की स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी अच्छी होती है और इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रोक्यूशन के भी चांसेस बन जाते हैं। तो ये अलग अलग हजार्ड्स यहाँ पे लैडर्स के ओरिएंटेड हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या ले सकते हैं? तो जो भी आप लैडर यूज कर रहे हैं तो उसका कंस्ट्रक्शन अच्छा होना चाहिए, उसका मटेरियल अच्छा होना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए और उसमें जो अलग अलग मैंने अभी लॉकिंग मैकेनिज्म बताए हैं वो लॉकिंग मैकेनिज्म भी वहां पे होने चाहिए। उसके अलावा जो भी आपको अगर लगता है कि एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे ही ये स्लिप नहीं होता है तो वो सरफेस आपको उस हिसाब से यूज करना चाहिए। जैसे कि कहीं पे टाइल्स अगर होते हैं तो वो स्लिपरी बन जाता है, तो आपको रबर शीट्स या कैनवस क्लोथ्स या फिर वुडन लॉकिंग या फिर फिक्स अगर कोई ऐसा मटेरियल होता है जहां पर ये लैडर स्टैंड हो और स्लिपिंग के चांसेस कम हो जाएंगे और उसके बाद में ही आपको लैडर को यूज करना चाहिए। उसके अलावा जो अपर एंड होता है जैसे अभी हमने बताया और लोअर एंड, वहां पर भी लॉकिंग मैकेनिज्म होता है, तो वो प्लेटफॉर्म के साथ जो फिक्स प्लेटफॉर्म होता है उसके साथ भी ये आप लॉक कर सकते हैं, जिसकी वजह से स्लिप ऑफ लैडर जो हजार्ड है वो भी आप अवॉइड कर सकते हैं। तो ये लैडर्स लीडिंग और लैंडिंग के जो वॉकवेज है, तो वो वॉकवेज का जो एक्सटेंशन है वो भी यहाँ पे उन्होंने गाइड किया है कि वो 1 मीटर के अबव अगर आप ये करते हैं तो ये आप लैंडिंग कर सकते हैं। तो ये जो वॉकवेज होते हैं उसके जो फुट रेस्ट होते हैं वो भी अच्छे मेटल के होने चाहिए, वो भी उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होनी चाहिए और वो रिजिड होनी चाहिए, तभी आप ये इजीली लीडिंग या लैंडिंग कर सकते हैं। उसके अलावा जो एंगल है वो एंगल भी 75 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल केस में मैक्सिमम बताया है, उस हिसाब से ही आपको वहां पे लैडर यूज करना है। अगर उससे ज्यादा होता है तो वहां पे लैडर की जगह
दूसरे स्कैफोल्डिंग भी आप यूज कर सकते हैं। अगर कहीं पे जो फुट रेस्ट या रंग्स जो होते हैं अगर वो डिफेक्टिव हो जाते हैं या फिर डैमेज हो जाते हैं या फिर मिसिंग भी हो सकते हैं, अगर वो ब्रेक होने के बाद वहां से मिस हो गया और डायरेक्ट स्टेप आपको लेके जाना पड़ती है, तो यहाँ पर भी एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये डिफेक्टिव रंग्स या मिसिंग रंग्स जो होते हैं उसको भी आपको रिप्लेस करना या रिपेयर करना जरूरी होता है, तो वहां पर भी आपके हजार्ड्स मिनिमाइज हो सकते हैं। अगर आपको 2 लैडर यूज करने की आपको जरूरत होती है, तो ये जो लैडर्स है तो ये एक ही सिंगल लैडर ऐसा मैक्सिमम लेंथ या हाइट वाला है वो आप प्रेफर कीजिए रादर देन 2 लैडर आपको ज्वाइन करना, क्योंकि जैसे ही ज्वाइन मैकेनिज्म आता है वहां पे स्ट्रेंथ कम हो जाती है, स्लिप या ब्रेक होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। अगर यहाँ पे लैडर का रेगुलर इंस्पेक्शन होता है, उसका डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन होता है और रेगुलर इंटरवल्स पे वो रिपेयरिंग मेंटेनेंस हो जाता है, तो यहाँ पर भी आपके हजार्ड्स मिनिमाइज हो जाएंगे। मेटालिक लैडर या वुडन लैडर जो अभी हमने बताया, तो मेटालिक लैडर्स अगर आप यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिक लाइंस ओरिएंटेड आपको पहले ध्यान देना होगा, और वुडन लैडर्स अगर होते हैं तो आपको स्ट्रेंथ पे ध्यान देना होगा। तो दोनों भी बातें उनके हिसाब से सही है, लेकिन आपको राइट चॉइस भी करना जरूरी है। तो जो भी रंग्स और फुटवेयर की हम बात कर रहे हैं, तो जो भी पर्सन वहां पे काम करता है वो स्लीपरी फ्री सरफेसेस होने चाहिए, जैसे कि वहां से अब जब वो रंग्स पे पैर रखता है या फुटवेयर जो यूज करते हैं, तो वहां पर ऑयल या मडी कुछ या फिर स्टिकी ऐसे कुछ जो स्लीपरी मटेरियल्स रहते हैं वो भी यहाँ पे अवॉइड होने चाहिए। जो भी शिफ्ट लैडर्स हैं तो ये यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमने बताया कि एक सिंगल लैडर से अगर आप यूज करेंगे तो उसका स्ट्रेंथ अच्छा रहेगा। तो पर्सन जहां पे ये लैडर्स यूज करता है क्लाइंबिंग के लिए या नीचे आने के लिए, तो वो पर्सन उस डायरेक्शन के हिसाब से ही फेस उसका रहना चाहिए। जैसे कि अभी क्लाइंबिंग करता है तो उसका फेस ऊपर की तरफ होना चाहिए, जैसे कि वो गेटिंग डाउन आता है तो उस हिसाब से भी उसका फेस उसी डायरेक्शन में आना चाहिए। तो इसकी वजह से आपका जो बैलेंस है और कॉन्फिडेंस आपका रहेगा, और फिर यहाँ पे स्लिप होने के या फॉल होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये अलग अलग कुछ एग्जाम्पल्स है जहाँ पे ये लैडर्स ऐसे यूज किया गया है, यहाँ पर ये लॉक भी किया गया है। अगर आप ये ठीक तरह से देखेंगे तो अपर एंड जो है ये अपर एंड के बीच में ही इसको लॉक किया है, यानी कि ये पर्सन इसको भी सपोर्ट लेके फिर उसके बाद में ये उतरेगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे ये एक फिक्स प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे गार्ड रेल्स है, और फिर ये जो भी सोलर का काम है या फिर रूफ का जो भी काम है, वो वर्किंग एट हाइट है, तो वो सिक्योरली वहां पे कर सकता है। तो यहाँ पे क्लाइंबिंग करना या गेटिंग डाउन आना, नीचे आना, ये भी एक्टिविटी यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और जो भी यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म है उसको भी अलग अलग गार्ड रेलिंग दिए गए, तो फॉल ऑफ पर्सन के चांसेस भी कम हो जाते हैं, और उसको भी ठीक तरह से सपोर्ट दिया गया है। तो यहाँ पे ये आराम से जो भी काम होगा, अगर ज्यादा टाइम के लिए भी हो सकता है, तो आप इजीली कर सकते हैं। अभी उसी जगह अगर ये देखेंगे तो ये लैडर जो है, तो इसका जो सरफेस है एक प्लस है और एक माइनस है, यानी कि एक ही सरफेस पे नहीं, क्योंकि ये स्लोप दिखाई देता है, और ये स्लोप अवॉइड करने के लिए इन्होंने ये लॉकिंग मैकेनिज्म यूज किया है जो टेम्पररी बेसिस पे है। लेकिन ये लैडर का एक पॉइंट, एक एंड अगर ऊपर तरफ है और ये एक एंड सरफेस पे है, तो यहाँ पर क्लाइंबिंग करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जैसे लोड आ जाता है तो ये लोड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये मैकेनिज्म अगर स्टेबल नहीं होगा, रिजिड नहीं होगा, तो ये लैडर कोलैप्स होने के या स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये इम्प्रॉपर तरीका है, ठीक नहीं है। तो आपको उस हिसाब से फिक्स प्लेटफॉर्म पे अगर कुछ काम करना है तो वही सरफेस भी आपको चॉइस करना भी जरूरी होगा। अभी कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ऐसी होती है जो आपको हाइट पे काम करना पड़ता है, रूफ पे काम करना पड़ता है, या फिर जो फ्रैगाइल रूफ्स होते हैं उसको चेंज करना, रिपेयर करना, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज यहाँ पे फ्रैगाइल रूफ ओरिएंटेड हो सकती है। तो जैसे इंडस्ट्रीज में एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद आपको जो भी आपने पहले शीट्स लगाए हैं जो रूफ पे, वो शीट्स आपको बदलना पड़ते हैं, या फिर उसमें
कुछ रिपेयर या मेंटेनेंस एक्टिविटीज करनी, तो ऐसे कुछ एक्टिविटीज अगर आपको करनी है तो उस पर भी आपको कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने होंगे, क्योंकि ये वर्किंग एट हाइट और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के अंडर ये एग्जांपल आ सकता है। तो यहाँ पर कुछ आप शीट्स, पहले जैसे एस्बेस्टॉस शीट के शीट्स आते थे, उसको भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने अभी चेंज किया है, एस्बेस्टॉस शीट्स की जगह अभी मेटल शीट्स लाए हैं। कहीं पे आपको प्लास्टिक फाइबर्स या कॉम्पोजिट्स के शीट्स आपको दिखाई देंगे। तो कुछ सालों के बाद ये प्लास्टिक शीट्स या फाइबर के शीट्स या कॉम्पोजिट के शीट्स, इनका जो एक्सपायरी पीरियड है उसके बाद उसको चेंज करना जरूरी होता है। अगर ये नहीं किया जाता है तो कुछ दिनों के बाद वो ब्रेक हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये मेंटेनेंस एक्टिविटी, इंस्पेक्शन एक्टिविटी, रिपेयरिंग एक्टिविटी या फिर जो रिप्लेसमेंट एक्टिविटीज है ये भी करना होती है, जिसको हम फ्रैगल रूफ एक्टिविटीज कहेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट हजार्ड जो है वो फॉल ऑफ पर्सन यही होता है, क्योंकि आप हाइट पे काम कर रहे हैं और ऐसी जगह अगर आपने सेफ्टी प्रोसीजर्स फॉलो नहीं की, सेफ्टी हार्नेसेस यूज नहीं किया, नेट सिस्टम्स यूज नहीं किया, तो यहाँ पे फैटेलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो भी हमने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में अगर फैटल एक्सीडेंट्स देखे हैं, तो सबसे ज्यादा फैटल एक्सीडेंट्स ये फ्रैगाइल रूफ ओरिएंटेड और वर्किंग एट हाइट ओरिएंटेड ही है। तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि ओल्ड रूफ लाइट हो चुके हैं या फिर लाइनर पैनल्स का कुछ मैकेनिज्म होगा चेंज करने का, या फिर जो शीट रूफ्स है उसको अगर आपको लगाना है जो पहले नहीं थे, या फिर जो सीमेंट शीट्स थे, एस्बेस्टॉस शीट्स थे, फाइबर शीट्स थे, वो उसको चेंज करना है, रिपेयर करना है, या फिर कुछ मेटल शीट्स हमने लगाए थे लेकिन अभी करोजन की वजह से उनको अभी चेंज करना है, या फिर रिप्लेस करना है, मेंटेन करना है, या फिर कुछ जो रोटेड चिप बोर्ड्स होते हैं उसमें कुछ एक्टिविटीज करनी है, या फिर जो टाइल्स है उसके रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज होती है। तो ये अलग अलग जो फ्रैगल रूफ एक्टिविटीज है इसकी जो अलग अलग नीड हो सकती है। तो इसमें जैसे अभी ये फोटोग्राफ से आपको दिखाई देता है कि ये शीट अलग है, क्योंकि ये नॉर्मली हमको डे लाइट आने के लिए, यानी कि सनलाइट का यूटिलाइजेशन और इल्यूमिनेशन का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करने के लिए आपको ऐसे शीट्स लगाने होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ फाइबर्स प्लास्टिक या कॉम्पोजिट्स के होते हैं, और उसके थ्रू सनलाइट यहाँ पे आ जाएगी। और बाकी के जो शीट्स है ये एस्बेस्टॉस शीट्स या फिर मेटल शीट्स या फाइबर शीट्स भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये डिपेंड है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और फिर उस हिसाब से आपकी एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं। ये है अनसेफ वर्क ऑन फ्रैगल रूफ का एक सिंपल एग्जांपल, कि यहाँ पे ये वर्कर काम कर रहे हैं लेकिन कहीं पे सेफ्टी हार्नेस प्रोविजन नहीं है, क्रॉलिंग बोर्ड्स नहीं है, और कोई गार्डिंग नहीं है, या फिर जो हम गार्ड रेल्स कहते हैं वो भी नहीं है, और यहाँ पे स्लिप होने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे ये आपको पता चल रहा है कि इम्बैलेंसिंग होने के चांसेस ज्यादा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सेफ वर्किंग प्रोसीजर है कि जो काम करना है वो इजीली आप कर सकते हैं, कंफर्टेबली कर सकते हैं, तभी आपका जो जजमेंट है वो ठीक तरह से हो सकता है। तो उसके लिए उन्होंने पहले प्रोविजन कर ली कि क्राउलिंग बोर्ड्स जो होते हैं या जो कुछ प्रोविजंस होती है जहां पे ये जैसे आपको दिखाई देता है कि यहाँ पे मेश भी है, और जो फुटवेयर्स होते हैं या रंग्स होते हैं वो भी स्ट्रांग है, और उसके अलावा ये जो रेल्स है वो भी यहाँ पे लगाए कि उसका सपोर्ट आप ले सकते हैं, या फिर अगर सेफ्टी हार्नेस आपने यूज किया, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि ये वायर जो है यहाँ पे ये कनेक्टेड है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स दे सकती है आपको इन केस ऑफ स्लिपिंग। तो यहाँ पर जो भी आपको नट बोल्ट लगाना है या फिर ये शीट जैसे इन्होंने चेंज किया है, इसके लिए आपने अलग अलग जो जहां पर जरूरत हो हार्ड हैट, हेलमेट, सेफ्टी हार्नेस, हैंड ग्लोव्स, शूज, क्राउलिंग बोर्ड्स, गार्ड रेल्स, ये सभी प्रोविजन करने के बाद ही उन्होंने फ्रैगल रूफ पे काम किया है। अभी इसके अलावा यहाँ पे नीचे नेट्स अरेंजमेंट भी रहती है, या फिर जिसको हम लाइफ लाइन भी कहते हैं, ये लाइफ लाइन अरेंजमेंट भी होती है। तो ये लाइफलाइन का सपोर्ट लेके भी आप अलग अलग जगह भी आप ये इजीली काम कर सकते हैं। अगर इन केस ये कोई भी रूफ अगर
ब्रेक हो जाता है या फिर इसकी स्ट्रेंथ कम होने की वजह से ये टूट जाता है, तो ये लाइफलाइन सपोर्ट आपको बचा सकता है। तो ये सेफ वर्किंग मैकेनिज्म भी आपको मालूम होना चाहिए और उसी हिसाब से आपको काम करना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स है जो अभी हमने बात की। तो फ्रैगाइल रूफ पे जो एक्सपीरियंस पर्सन हो, जिनको नॉलेज हो, जिनको हजार्ड की जानकारी हो, इसमें रिस्क क्या है इसकी जानकारी हो, वही पर्सन को काम करना चाहिए। तो ये अगर सेम वर्क अगर आपको काम करना है विदाउट गोइंग ऑन रूफ, तो ये काम पहले आपको प्रेफरेबल करना चाहिए। तो ऊपर जाने की जरूरत नहीं और आप नीचे से ही काम कर सकते हैं, तो ये भी काम आपको पहले प्रायोरिटी पे लेना चाहिए। अगर आपको जाना जरूरी है तो आपको रिस्क असेसमेंट करता आना चाहिए कि आप कितने हाइट पे जा रहे हैं, वहां पे क्राउलिंग बोर्ड है या नहीं, गार्ड रेल्स है या नहीं, लाइफलाइन सपोर्ट है या नहीं, सेफ्टी हार्नेस है या नहीं। तो ये सब सिस्टम्स आपको चेक करना चाहिए। और ये चेकलिस्ट जो होती है इसीलिए होती है कि आपको जब वर्क परमिट सिस्टम जो होती है उसमें ये सब चेकलिस्ट में ये पॉइंट्स आते हैं कि आपके पास ये सभी प्रोविजन होगी तभी आपको परमिशन मिलेगी। तो यहाँ पर ऐसे कोई भी जो पर्सन ट्रेन नहीं है, जिसको रिस्क के बारे में मालूम नहीं है या फिर पीपीई कौन सी यूज करनी चाहिए उसके बारे में मालूम नहीं है, उनको ये परमिशन नहीं देनी चाहिए। उसके अलावा जो कॉशनरी बोर्ड्स लगाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऐसा कुछ काम चल रहा है, यहाँ से टूल फॉल हो सकता है या मटेरियल फॉल हो सकता है, पर्सन फॉल हो सकता है, तो इस एरिया में आपको रिस्ट्रिक्शन है, ऐसे सारे कुछ कॉशनरी बोर्ड्स भी यहाँ पे आपको लगाने चाहिए। उसके अलावा जो एंट्री और एग्जिट जो होता है वो आपको यहाँ पे सिक्योर होना चाहिए और सेफ होना चाहिए, इजीली आप वहां पे जा सकते हैं या फिर वहां से आ सकते हैं। उस हिसाब से आपका एंट्री और एग्जिट का जो वॉकवे होगा वो क्लियर करना चाहिए। जो एज प्रोटेक्शंस होते हैं, जैसे अभी हमने जो एज का देखा था, तो मेन गार्ड जो है वो 910 mm अबोव द एज होगा, टो बोर्ड जो होगा वो एटलीस्ट 150 mm हाई का होगा, और जो इंटरमीडिएट गार्ड रेल्स भी यहाँ पे लगाए जाएंगे। तो ये काम कितने टाइम का है, कितना रिस्क है, उस हिसाब से आपको ये मिनिमम गाइडलाइन दी गई है। तो इसके अलावा भी आप सेफेस्ट से भी आगे जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम सेफ जो क्राइटेरिया है उसको आपको फुलफिल ही करना है, तभी आप फ्रैगाइल रूफ पे सेफ्टी तरीके से काम कर सकते हैं। उसमें जब अभी हमने क्रॉलिंग बोर्ड की बात की थी, यानी कि उसको कैट लैडर्स भी कहते हैं, और ये एंकरेजेस भी हमने दिखाई देते थे, लाइफलाइन के भी बारे में हमने बात की, सेफ्टी बेल्ट के भी बारे में बात की। तो ये सभी प्रोविजंस वहां पे होनी चाहिए, तो ही आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से और कंफर्टेबल फील होके ही आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होता है कि आपको बैलेंसिंग ही करना नहीं आता, और बैलेंस नहीं होने की वजह से आप ठीक तरह से काम नहीं कर सकते, और वहां पे फिर जो रिस्क है वो बढ़ जाती है। तो ये फ्रैगल रूफ का एरिया कितना है, वहां पे वर्क परमिट सिस्टम की रिक्वायरमेंट है या नहीं, या फिर जो भी रूफ के एक्सेस लैडर से उसको अगर लॉक करना है तो वो भी आप लॉक कर सकते हैं। तो ये लॉकिंग मैकेनिज्म भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइफलाइन और एंकरेज के पॉइंट्स के बारे में अभी हमने बात की, तो उनको भी सेफ्टी बेल्ट आप यूज कर सकते, सेफ्टी हार्नेस आप यूज कर सकते हैं। तो ये जो पर्सन्स को मालूम नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है, वो पर्सन्स को यहाँ पे अलाउ नहीं करना चाहिए। और आपको कितने पर्सन्स वहां पे फ्रैगल रूफ पे काम करने वाले हैं, आपको कितने कैट लैडर्स की रिक्वायरमेंट है, आपका वॉकिंग डिस्टेंस क्या हो सकता है, आपका काम कितने टाइम तक हो सकता है, उस हिसाब से ये अलग अलग फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। उसके बाद में ही आपको फ्रैगल रूफ पे काम करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में और एक इक्विपमेंट है, वो है टावर क्रेन्स। तो यहाँ पर जो हमने बताया है कि अलग अलग ऐसे कुछ मटेरियल्स हैं, कुछ इंस्टॉलेशंस ऐसे होते हैं जहां पर आपको हेवी मटेरियल लिफ्ट करने के लिए ये लिफ्टिंग ऑपरेशंस करना जरूरी होता है, वहां पे आपको टावर क्रेन्स की जरूरत होती है। तो ये आपको पहले नंबर्स ऑफ जो टावर क्रेन से उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, इसके बारे में जानना जरूरी है। और उसके बाद में ही आपको ये टावर क्रेन्स की यहाँ पे सुटेबिलिटी चेक करके ही आपको फिर उसका यूज करना चाहिए। तो अगर टावर क्रेन ठीक तरह से अगर आपने यूज नहीं किया तो यहाँ पर प्रॉपर्टी डैमेज होने के चांसेस है, बॉडीली इंजरी होने के चांसेस है, और जो भी यहाँ पे हजार्ड्स है
वो सीवियर हजार्ड्स के भी चांसेस हो जाते हैं, यानी कि फैटिलिटी में भी कन्वर्ट होने के चांसेस बन जाते हैं। तो यहाँ पे टावर क्रेन्स अलग अलग होते हैं, जैसे कि स्टैटिक और मोबाइल टावर क्रेन्स होते हैं। स्टैटिक यानी एक ही जगह आपको वो फिक्स हो जाएगा और आपको क्रेन यूज करना है। मोबाइल यानी आप अलग अलग लोकेशंस पे उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जीप एंड टाइप ऑफ बेस जो है उसके बेसिस पे ये अलग अलग कॉम्बिनेशन भी आप यूज कर सकते हैं। तो टावर क्रेन्स जैसे अभी हमने बताया फिक्स और मूवेबल ये आप यूज कर सकते हैं। और जो इसमें मेन इसका मैकेनिज्म या इंटेंशन जो होता है मटेरियल को लिफ्ट करना, जैसे अभी हमने देखा था कि गैस पाइपलाइन है या वायर लाइंस है, तो इसको अगर इंस्टॉल करना है तो ये इतने हेवी पाइप्स को अगर आपको लिफ्ट करना है तो उसके लिए आपको क्रेन्स की जरूरत होगी। तो ये एग्जैक्टली मटेरियल क्या है, उसका लेंथ क्या है, उसका वेट क्या है, उस हिसाब से आपको क्रेन का जो सिलेक्शन है वो आपको फाइनलाइज करना होगा और उसके बेसिस पे आपको ये स्टैटिक या जो मूवेबल क्रेन है उसका यूटिलाइजेशन करना होगा। तो जैसे ये मोनो टावर क्रेन है, तो यहाँ पर ये जो जिब है ये कैरी कर रही है सिंगल टावर स्ट्रक्चर, और यहाँ पर जो प्रोविजन होगी तो ये प्रोविजन जैसे यहाँ पे बताया है, स्लेविंग रिंग यहाँ पे बताया है, टावर हेड बताया है, फिक्स टावर है और ये कैट हेड बताया है। तो ये पॉइंट है, यहाँ ये पॉइंट के ऊपर जो वायर रहेंगे उसके बेसिस पे ये लिफ्टिंग मैकेनिज्म यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। तो ये जो कम कैपेसिटी या कम वेट वाले अगर मटेरियल कन्वे करने हैं, लिफ्ट करने हैं, तो आप मोनो टावर यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ये इनर और आउटर टावर है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इनर टावर है स्लेविंग और ये स्लेविंग बियरिंग है, और यहाँ पर ये अगर बॉटम में देखेंगे तो ये थ्रस्ट बियरिंग है, ये आउटर टावर है। तो ये आउटर टावर जो है इसको फिक्स किया गया है और ये जो इनर टावर है वो स्लेविंग मैकेनिज्म में, और फिर यहाँ पे जैसे मोनो का जो पार्ट था उसी हिसाब से ये कैट हेड है जहां से आप ये रिवॉल्वेशन है यानी कि मूवमेंट जो है वो मूवमेंट आप कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे क्रेन्स में आप देखते हैं कि जहां पे अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत ज्यादा ड्यूरेशन के लिए, तो आपको ऐसा जो क्रेन है वो फिक्स टाइप का यूज करना होगा, और जिसकी वजह से अगर आपको लगता है कि उसका कैपेसिटी बढ़ाना है तो आप ये अलग अलग टाइप के जैसे इनर और आउटर टावर से ये भी प्रोविजन लगा के आपको एक्सटेंशन भी मिल जाएगा और लिफ्टिंग कैपेसिटी भी आपकी बढ़ सकती है। उसके अलावा ये है टेलीस्कोपिक टावर्स, तो यहाँ पर ये जो टर्न टेबल है ये सी टेलीस्कोपिक टावर है, ये यहाँ पे फिक्स है और उसके बाद में ये टावर जो है ये फुल्ली एक्सटेंडेड है, जैसे कि यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ये एक्सटेंड हो सकता है, इसकी हाइट कम या ज्यादा हो सकती है, और जो भी यहाँ पे कैबिन है ये कैबिन में ऑपरेटर बैठ सकता है और ये पूरा क्रेन जो है वो कंडक्ट कर सकता है या रन कर सकता है, उसको ऑपरेट कर सकता है। तो यहाँ पर ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर है, जैसे कि ये मेन सेक्शन है और ये एक्सटेंशन है, और ये फिर एक्सटेंशन जो है उसमें आपको यहाँ पे कैबिन और ऑपरेटर की प्रोविजन दिखाई देती है। तो ये टेलीस्कोपिक टावर है, जैसे कि यहाँ से आपको ये ऑपरेटर को भी ये पूरा डिटेल आपको दिखाई देगा कि विजन क्या है, वहां पे अलग अलग जो अगर ऑब्स्टेकल्स होंगे तो वो बता सकते हैं कि ये जो क्रेन की मूवमेंट है वो एग्जैक्टली कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, और उसके हिसाब से आपको लिफ्टिंग एक्टिविटीज आप रन कर सकते हैं। अभी ये जो टावर क्रेन्स है इसमें क्या क्या हजार्ड हो सकते हैं, तो फॉलिंग लोड्स ये सबसे मेन हजार्ड होता है, जो ऑलरेडी बहुत सारा स्टैटिस्टिकल बताता है कि ऑपरेटर की गलती की वजह से या फिर जो लिफ्टिंग मैकेनिज्म है वो ठीक तरह से फॉलो नहीं करने की वजह से, या फिर जो लोड है वो ओवरलोड अगर आपने यूज किया तो उसकी वजह से भी यहाँ पे जो एक्सीडेंट है वो होने के चांसेस बन जाते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेटर की इनकॉम्पिटेंसी की वजह से लोड फॉल हो सकता है, स्लिप लोड हो सकता है, या फिर जो भी आपने जिसको टाइम मैकेनिज्म कहते हैं, यानी कि आप कुछ जगह रोप्स यूज करते हैं, कुछ जगह वायर्स यूज करते हैं, मेटल्स यूज करते हैं, कैनवास यूज करते हैं, बेल्ट्स यूज करते हैं, अगर वो आपने जो भी पर्टिकुलर सब्सटेंस को लिफ्ट करना है उसके हिसाब से अगर आपने टाइम मैकेनिज्म
या मटेरियल ठीक तरह से चॉइस नहीं किया तो स्लिप होने के चांसेस बच जाते हैं। कहीं जगह मैकेनिकल फेलियर हो सकता है और कहीं जगह टू ब्लॉकिंग भी हो सकता है। तो ये अलग अलग फॉलिंग हजार्ड्स है। उसके अलावा यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड है, इसलिए इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स भी आएंगे। और जैसे अभी हमने बात की तो ओवरलोड अगर होता है तो उसकी वजह से भी यहाँ पे क्रेन क्रैश होने के चांसेस है। जैसे कि यहाँ पर स्विंग जब करते हैं तब भी ये लोड ड्रॉप हो सकता है, तब क्रेन ओवरलोड हो सकती है, या फिर हॉइस्ट लोड जो होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है वो कैपेसिटी से अगर ज्यादा हम लोड कैरी कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर उसमें जो भी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं वो कंपोनेंट्स में भी अगर कुछ डिफेक्ट रहा तो भी ये क्रेन क्रैश हो सकती है। या फिर जब ड्रैगिंग करते हैं हम तब भी ये लोड की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर जो साइड लोड होता है उसकी वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, जैसे जिसको हम कहेंगे काउंटर वेट। तो यहाँ पर आपको फोटोग्राफ में दिखाई देता है कि यहाँ पर ये काउंटर वेट, यानी कि ये इतना वेट है कि इतना ही वेट आप यहाँ पे उठा सकते हैं। तो ये इसको काउंटर वेट मैकेनिज्म कहते हैं, तभी ये बैलेंस होगा। अगर ये इससे वेट इधर ज्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। और ये जब काउंटर वेट मैकेनिज्म हम अगर मैन्युअली ऑपरेट नहीं करते, ठीक तरह से ऑपरेट नहीं करते, तब भी इसका भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये काउंटर वेट, उसके मैकेनिज्म, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी कैपेसिटी, ये कॉम्पिटेंसी पूरी ऑपरेटर को चाहिए, तभी ये टावर क्रेन ठीक तरह से काम कर सकते हैं। तो इसमें भी जो मेन काम है वो है ऑपरेटर। तो ये ट्रेनिंग उसको देना जरूरी है, तभी ये आपको ये अलाउ करना चाहिए कि ये टावर क्रेन्स आपको यहाँ पे यूज करने के लिए। और फिर जो भी उसका कैपेसिटी है वो मैक्सिमम लोडिंग कैपेसिटी कितनी है, उसका एंगल कितना होना चाहिए, उसके बारे में भी जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग वो पर्टिकुलर ऑपरेटर को ये आपको ट्रेनिंग देना जरूरी है, उसको कन्वे करना जरूरी है। ऑन साइट पे जो भी रूटीन एक्टिविटीज, रिपेयर, मेंटेनेंस का काम पॉसिबल है वो वहां पे आपको साइट पे ही करवाना चाहिए। जो भी सुपरवाइजर वहां पे बताता है कि आपके क्रेन में ये पॉसिबिलिटीज या ये फॉल्ट होने के चांसेस है, क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया है, तो वो वहां पर आपको सीरियसली लेना चाहिए और फर्स्ट प्रायोरिटी पे उसका रिपेयर मेंटेनेंस भी करना चाहिए। ऑपरेटर अगर ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है या फिर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सुपरवाइजर उसको बता सकता है, या फिर जो भी कॉम्पिटेंट पर्सन होगा वो उसको वहां पे कुछ गाइडलाइन बता सकता है। उसके अलावा जो भी एम्प्लॉयज वहां पे काम कर रहे हैं, ये सभी लोगों को ये क्रेन्स के बारे में, उसके वर्किंग मैकेनिज्म के बारे में, उसके हजार्ड्स के बारे में और उसकी रिस्क लेवल के बारे में, एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है उसके बारे में वहां पे मालूम होना चाहिए। इसलिए अवेयरनेस जो है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता कि यहाँ से ये लोड शिफ्ट हो रहा है, इस एंगल में शिफ्ट हो रहा है, ये स्ट्राइक हो सकता है, अगर ये स्लिप हो गया तो यहाँ पे फैटेलिटी भी हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे ऐसी फैटेलिटीज हो चुकी है। कुछ वार्निंग सिग्नल्स भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कहीं पे एलईडीज यूज करते हैं, कहीं पे साउंड यूज करते हैं, कहीं पे साउंड थ्रू गाइडलाइंस भी होते हैं, कहीं पे डिस्प्ले बोर्ड्स होते हैं। तो साइड पे आप ये अलग अलग वार्निंग सिग्नल्स भी आपको यूज करना चाहिए। उसके अलावा जो रेगुलर एम्प्लॉयज के जो पीपीज होते हैं वो पीपीज आपको साइड पे यूज करना जरूरी होता है। जैसे अभी हम हार्ड हैट्स या हेलमेट्स की बात कर रहे हैं, या फिर ग्लोव्स या सेफ्टी शूज की बात कर रहे हैं, तो ये सभी बातें आपको यूज करना जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जॉब या फिर जो सब्सटेंस फॉल होने के, स्लिप होने के चांसेस है, कंपोनेंट्स का डिफेक्ट या डैमेज होने के चांसेस है, क्रेन क्रैश होने के चांसेस है, तो ये आपको पीपी यूज करना भी जरूरी होगा। तो जो भी एक्टिविटीज यहाँ पे होती है, अगर इनकेस कोई प्रॉब्लम होता है तो आपके पास कोई सेफ्टी प्लान यहाँ पे ऑलरेडी प्लान होना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको ये वर्कआउट, अगर कोई क्रेन क्रैश होती है तो आपको एग्जैक्टली नेक्स्ट स्टेप्स में क्या करनी चाहिए, जाने की जो भी मैन पावर होगी उसको सबसे पहले प्रोटेक्ट करना है, उसके बाद में जो भी डैमेजेस है उसको मिनिमाइज करना है, और उसकी ओरिएंटेड अलग एक्टिविटीज पे अगर कोई इम्पैक्ट होता है तो उसको भी प्रोटेक्ट करना है। तो ये अलग अलग एक्टिविटीज के लिए आपके पास सेफ्टी प्लान ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो ये ओवरऑल थी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अलग अलग, उसके रिलेटेड नीड, हजार्ड्स और उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स। थैंक यू।